मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं करते हैं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनसाइट की जो करंट अफेयर मैगजीन है, बेसिकली जो वीकली आती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें। देखते हैं कि ये जो है कितना टाइम तक एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि ये मेरा पहली बार ये वीडियो बना रही, किस तरीके से बनेगी आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी क्लू, बट लेट्स सी कि हम यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं। ओके, होप कि ये जो इनिशिएटिव है ये जो है अच्छा रहे। इसमें हम कुछ स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पे कवर करेंगे और बाकी ये जो करंट अफेयर है विजन नहीं, इनसाइट जो प्रोवाइड करता है वीकली, उसको तो हम यहाँ पे देखने ही वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 68 पेज है। लेट्स सी, पहले हम ये देख ले रहे कि कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल विक्टोरिया सिटी विजयनगर एम्पायर के बारे में सबसे पहली न्यूज़ है, जिस पेपर 1 से आप इसको रिलेट कीजिएगा। ट्रीटी ऑफ अलीनगर मैंने बताया था जब आपको कब ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की गई थी, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, डिकोडिंग इंडियाज पॉपुलेशन कनंड्रम, तो ये आपका एक टॉपिक है। फिर उसके बाद जो है लिथियम डिपॉजिट पाए गए जम्मू कश्मीर में, तो ये आपका एक दूसरा जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। जियो फिजिकल फिनोमेना, जो टर्की के अंदर अभी जो अर्थक्वेक है इसकी वजह से क्या 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 न्यूज़ में है ये हम जानेंगे। उसके बाद जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में अभी न्यूज़ था। उसके बाद आर्टिकल 356 है। उसके बाद है द डिस्क्रिमिनेटरी इनकम टैक्स जो है सिक्किम वाले लोगों के लिए, ये हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट टर्न 73, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टर्न, मतलब 73 इनकी एज इनकी कंप्लीट हो रही है, तो इस वजह से जो सिंगापुर के वहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो इंडिया के अंदर विजिट किए, तो डेट्स वाई इट इज़ ए न्यूज़ एंड तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फंक्शनिंग विद लेस देन 50% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ, तो ये एक टॉपिक बनता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी इंटरवेंशन में देखें तो केरला के द्वारा जो है ड्रग, मतलब वहाँ पे जब ड्रग प्रॉब्लम वो ज़्यादा बढ़ रही है। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, फॉर एग्जांपल असम के द्वारा क्रैकडाउन किया गया चाइल्ड मैरिज के ऊपर, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइल्ड मैरिज मुक्त राज्य कौन सा बने, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। राज्य तो नहीं कहेंगे, ये जिला कहा जा सकता है, दैट इज़ गंजम। ठीक है, और गंजम डिस्ट्रिक्ट का ही है एक थाना जो बेस्ट थाना का पुरस्कार जिसको मिला है, उसका नाम है अस्का थाना ना, अस्का स्टेशन इन गंजम डिस्ट्रिक्ट। एनीवे, इशू रिलेटिंग टू हेल्थ अगर हम देखें तो AMR राइज हो रहा है एंड डेथ बर्डन बढ़ रहा है, तो ये एक न्यूज़ है, करंट इन डेवलपमेंट है। लेट्स सी, नेक्स्ट है फिर बायलेटरल रिलेशन। 30 ईयर हमने कंप्लीट हो रहे हैं जब हमने इंडो रशिया की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1993 में साइन की गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब 1992 विक्टन हो जाते हैं USSR को, उसके एक साल बाद अब 1993 में रशिया के साथ दोबारा से ट्रीटी साइन की गई थी। इसमें सेम ही था जो 1971 में ट्रीटी साइन किया गया था, बस इसमें एक क्लोज नहीं डाल लगाया था जिसमें वो सिक्योरिटी पैक्ट वाला था कि आपके ऊपर हमला तो हमारे ऊपर हमला, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, है ना। नेक्स्ट है जीएस पेपर 3 में जो न्यूज़ में रहा है, SC कॉल्स फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियन इन्वेस्टर फ्रॉम द सडन मार्केट वोलेटिलिटी। ठीक है, SC के द्वारा बताया गया कि जो इंडियन इन्वेस्टर है, जो वोलेटिलिटी आती है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल शॉक और द ग्लोबल के किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको हमें बचाना चाहिए। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड रिलेटेड प्रॉब्लम में, तो RBI के द्वारा रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, तो उसका क्या क्या इशू है वो हम यहाँ पे जानेंगे। इस गवर्नमेंट ऑन ट्रैक विद द फिजिकल डेफिसिट टारगेट, इसके बारे में जानेंगे। इरिगेशन जो सिस्टम है, इंडियाज़ बिग मिलेट पुश, मतलब मिलेट्स के न्यूज़ में है, तो इसके बारे में जानेंगे। फार्म टेक्नोलॉजी मिशन में फार्म मशीन इंडस्ट्री इन इंडिया 29 में हम जानेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, नॉर्डिक इंडिया कनेक्शन हुआ है टू पावर ग्रीन ट्रांजिशन, तो ये एक करंट इन डेवलपमेंट, मतलब न्यूज़ इन डेवलपमेंट है। अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं IT, तो जो जनरेटिव AI है, फॉर एग्जांपल आपने चैट बोट सुना होगा, चैट GPT सुना होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। बार्ड सिस्टम सुना होगा जो यूट्यूब के द्वारा यूट्यूब तो नहीं, गूगल के द्वारा भी लॉन्च किया गया, वो भी एक टाइप से चैट GPT जो एक लैंग्वेज के तरीके से बताता है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट की, MOEs की, एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ, पता नहीं कौन सी है, आई एम रियली सॉरी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ग्राउंड वाटर स्टोरेज इन गंगा बेसिन डिक्लाइंस, तो इसके बारे में जानेंगे। E-वे इम्पैक्ट ऑन पुअर चिल्ड्रन, E-वेस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है पुअर चिल्ड्रन, उसके बारे में जानेंगे। पुअर ऑफ अ कंट्री एमिट लेस लूज मोर, जो पुअर कंट्री है वो लेस एमिट करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा वो लूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्वायरमेंटली आप जानते हैं इसके बारे में। डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट जानेंगे। बजट पुश किया गया मैंग्रोव के लिए, और ये बजट में भी बताया गया था, बजट का पेश किया गया था, तो एक
फरवरी को पेश किया गया था, बजट पुश टू मैंग्रोव, और उसमें एक स्कीम को लॉन्च किया गया था जो आपकी मैंग्रोव से ही रिलेटेड है, दैट इज़ नथिंग बट अ मिस्ट्री स्कीम। बेसिकली जो आपके सी शोर वाले एरिया वहाँ पे मैंग्रोव लगाने की बात की जाती है। एक जो है धरोहर करके एक प्रोग्राम भी अमृत धरोहर करके लॉन्च किया गया मैंग्रोव के लिए, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और वेटलैंड को अगर हम देखें तो किडनी कहा जाता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद है डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बजट पुश टू मैंग्रोव। टर्की का जो अर्थक्वेक है तो ट्रेजेडी हम इंडिया के लिए क्या सीख सकते हैं उस अर्थक्वेक से, तो ये जानेंगे। टेक्नोलॉजी वर्सेस जो इशू कंसर्न है डीप फेक, मैंने आपको कई बार आपको क्वेश्चन बताया डीप फेक क्या होता है कि जो वीडियो होती है वो वीडियो क्लिप नकली, मतलब देखो जो रियल में होता है ना उसको, उसकी कई बार क्या होती है, कोई वीडियो क्लिप है उसकी आवाज़ को कई बार चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये वीडियो डिलीवर कर रही हूँ तो होगा क्या कि जो कंटेंट है वो तो सेम रहेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सेम रहेगा, लेकिन जो वॉइस है वो चेंज की जा सकती है ना। तो ये डीप फेक मतलब ये नेगेटिव तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। और चाइना जो फर्स्ट कंट्री बना है जो इसने डीप फेक को कर्व करने के लिए अपनी कंट्री में एक लॉ लेकर है, डेट्स व्हाई परहैप्स दैट इज़ न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल गवर्नमेंट आर क्रोनी कैपिटलिस्ट, तो ये कुछ रिपोर्ट वगैरह आई होगी। एनीवे जिस पेपर 1 में अगर हम फैक्ट फिल्म्स के देखें तो विश्व भारती को जो है वर्ल्ड लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी टैग दिया गया। किलाड़ी रिपोर्ट पुश संगम एज फर्दर बैक टू 800 सी, और धमाल के बारे में जानेंगे। धूली भोराज के बारे में जानेंगे, व्हाट इज इट आई डोंट नो। स्टोन एज कार्विंग अराउंड इन अरावलीज, इसके बारे में जानेंगे। फिर मैप जो न्यूज़ में थे उसके बारे में जानेंगे, जो प्लेसेस न्यूज़ में थे बेसिकली। जिस पेपर 2 में जो अगर देखें तो एग्जिस्टिंग लिमिट टू फिक्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेवल इनफ 3 मंथ डेक्लाइन हुआ है केस ऑफ रिमिजन, हाउ वाज स्टेट पुलिस चीफ अपॉइंटेड, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री पीवीडी डेवलपमेंट मिशन अंत्योदय सर्वे के बारे में जानेंगे जो 2022-23 में कंडक्ट किया है। इंडिया रेट टॉप 5 एक्रीडिटेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो ये इसके बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ जो है नोर्ड स्ट्रीम गैस लाइन पाइप का उद्घाटन किया, तो इसके बारे में जानेंगे। जिस पेपर 3 में जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, सेबी के द्वारा ट्विक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। उसके बाद जो सेटअप द रशियन फाइनेंशियल फर्म इन इंडिया, ईयू के द्वारा जो है ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल इंडिया के साथ साइन की गई, इंपॉर्टेंट याद रखिए। वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड, अच्छा ये क्या क्या हम इसमें जानेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर, साउथ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, द स्टेटस एंड द प्रोसीड ऑफ द रिलीज इन्वेस्टमेंट, विवाद से विश्वास सेकंड ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 जो है कंक्लूड किया गया, तो ये हो कहाँ पे रहा था, तो ये तो मुंबई या बेंगलुरु है, देख लीजिएगा, ये मैं बताऊँगी थोड़ी देर में, 1 मिनट। नेक्स्ट द मॉर्गेज स्टानले कैपिटल इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट फॉर द फॉरेन ट्रैवल टू इंडिया। जनरल साइंस में जो है क्वाजी क्रिस्टल न्यूज़ में उसके बारे में जानेंगे। टेक्नोलॉजी में बार्ड के चैट जीपीटी एंड स्निफर रोबोट जो इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई, इसके बारे में जानेंगे। क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन के बारे में जानेंगे। हेल्थ में जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी जानेंगे। कार्ड सेल थेरेपी फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट जानेंगे। बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो कार्ड थेरेपी है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्पेस की बात करें, नॉर्थ स्टार के बारे में जानेंगे। म्यून्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बेसिकली ये जो चाइना की जो वॉल बनाई गई थी उससे रिलेटेड है। निसार एंड इट्स मिशन के बारे में जानेंगे। जुपिटर बीट सैटर्न टू बिकम द, मतलब ये इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट मून हो चुके हैं, नेचुरल सैटेलाइट। क्वाओर जो है न्यूज़ में है, उसके बारे में जानेंगे। इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया SSLV-D2, ये जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरा सेशन रहने वाला है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के जो है ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है सेव वेटलैंड कैंपेन के बारे में जानेंगे। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में जानेंगे। मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में जानेंगे। स्पेस न्यूज़ में थी जो जू फॉर डॉल्फिन एंड राइनो इनसाइड भरतपुर सेंचुरी एंड डिक्सोनिया, ये एक न्यूज़ में थी। डिफेंस में टारकश एक्सरसाइज न्यूज़ में थी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में द सेज ऑफ स्पाई बैलून इन द US एयरबेस, ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। स्पोर्ट्स की बात करें तो फार्मूला ई के बारे में जानेंगे जो हैदराबाद के अंदर हुई है। वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो डेटा पॉइंट जो इलेक्टोरेट्स हैं इंडिया के अंदर, किस तरीके से उनका चुनाव वगैरह कौन कौन सी कितने का परसेंटेज है, कौन सी कम्युनिटी कितनी रिप्रेजेंटेड है। तो 20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, G20 के द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया गया। एथिक्स की बात करें तो वर्ल्ड बिग ब्राइटेस्ट स्टूडेंट एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो कोर्स स्पोर्ट्स पे दिए गए, ठीक है। और कंटेंट फॉर मेंस इनरिचमेंट एथिक ऐसे में जो है डी इन्फ्लुएंसिंग
4-day वर्क वीक, नॉलेज पर रिपब्लिक, सोशल जस्टिस आंध्र गारंटीड पेंशन स्कीम मॉडल एंड प्रिजन रिफॉर्म के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ओके, लेट्स सी अबाउट द विक्टोरिया सिटी, दैट इज़ नथिंग बट विजयनगरा। कंटेक्स्ट इस ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सलमान रुश्दी के द्वारा एक न्यू नोवेल रिलीज़ किया गया विक्टोरिया सिटी, और ये जो स्टोरी है वो विजयनगर किंगडम के बारे में, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। विजयनगर किंगडम की बात करते हैं तो इसको जो है 1336 AD में बसाया गया था। किसके द्वारा? हरियन बुक्कम। ये किससे अलग हुए थे? तो दिल्ली सल्तनत है। उस वक्त राज कौन कर रहा था? तो MBT मतलब आपका मोहम्मद बिन तुगलक उस वक्त जो है रूल कर रहा था। 1336 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फाउंडेड बाय द हरिहर ऑफ द संगम डायनेस्टी, तो याद देखिए हरिहर एंड बुक्का, तो हम विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर एंड बुक्का, और हरिहर ही जो है पहले राजा बनते हैं, ठीक है। और ये जो संगम एज है इन्होंने अपने फादर के नाम के ऊपर इस पूरी एज का नाम रखा था। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो इस पूरे एरिया में ये कहाँ पे पड़ते हैं? तो याद है तुंगभद्रा रिवर है ना, या फिर ये कह लीजिए जो कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, उससे ऊपर वाला जो एरिया हुआ करता था वो आपका विजयनगर एम्पायर, आज का कर्नाटक कह लीजिए, ठीक है। लेट्स सी, तो इसमें 4 डायनेस्टी हुई है। फॉर एग्जांपल पहली जो डायनेस्टी थी वो संगम एज थी, जो हरिहर एंड बुक्का के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसके बाद आती है आपकी सुलवा डायनेस्टी, 3rd नंबर पे आती है तुलवा डायनेस्टी, एंड नंबर 4th पे आती है आई फॉरगेट द नेम, बाकी मैं बता दूंगी। फाउंडेड बाय द हरिहर ऑफ द संगम डायनेस्टी, विजयनगर एक्सपैंड फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर विद द कैपिटल, ये इनकी क्या हुआ करती थी? हम्पी हुआ करती थी। द किंगडम रीच जो है इनकी जो पीक है अंडर कृष्णदेव राय, जिनका जो टाइम पीरियड था 1509 से लेकर 1529, आपको याद पता होना चाहिए। इस वक्त जो है पुर्तगाली हमारी कंट्री में आ चुके होते हैं। अ पीरियड इन विच इट जो है मिलिट्री सुपरमेटी ऑफ इट्स राइवल किंगडम सच एज बहामनी सल्तनत, से मतलब ये है इनकी ज़्यादा सुपरमेसी हुआ करती है। लेकिन बाद में जो है तुलु डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है ना, वो कैसे आती है कि ये जो बहामनी साम्राज्य है ना, उनके द्वारा ही वहाँ पे पपेट राजा को बसा दिया जाता है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो ये जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था मेनली सेम था जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत का हुआ था। कि क्यों, कैसे आप कह सकते हैं कि फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, उन्होंने MBT के मतलब नीचे ही काम किया हुआ था। बाद में ये इंडिपेंडेंट घोषित कर दे, डेट इज़ द कम्प्लीट डिफरेंट स्टोरी, बट दे हैव अ सेम एडमिनिस्ट्रेशन एज डन बाय द दिल्ली सल्तनत, राइट। ट्रैवल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम पे कौन कौन है। ट्रैवल्ड अब्दुल अल रज़ाक सरहिंदी क्रोनीड द टाइटल ऑफ द मैंगलोर, मतलब ये जो है ये पर्सनैलिटी हैं यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, ठीक है। द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट जो हुआ था विजयनगर एम्पायर से पेपर था, जिंजर था, सिनामम, कार्डामम, मायरोबिलान, टर्मराइन, टिम्बर, और ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक आइडिया हो कि कौन कौन सी चीज़ों का हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप खुद भी आप बता सकते हैं कि जो केरला की सॉइल है, सॉरी केरला एंड कर्नाटका की सॉइल है, किस क्रॉप की। और देखो जी इसमें खास बात हुआ करती थी, जो कॉइन्स थे ना वो स्टेट भी जो है इशू करती थी, और जो मर्चेंट गाइड्स हुआ करते थे वो भी जो यहाँ पे इशू किया करते थे। किस फॉर्म में करते थे? फॉर एग्जांपल गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था, ब्रास था, एंड देयर जो वैल्यू डिपेंडेंट थी मटेरियल वेट के ऊपर थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जब डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एज वेल एज संस्कृत, ठीक है, was pronounced in the kingdom, okay, with the new writing style and the method emerging from them. विजयनगर आर्किटेक्ट जो है एक वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लूजिम ऑफ द चालुक्य, देखो जो मतलब विजयनगर का जो एम्पायर था, इससे पहले जो ऑलरेडी जो रूल कर चुकी डायनेस्टी हुआ करती थी, फॉर एग्जाम्पल चालुक्य, होयसाला, पांड्या एंड चोला स्टाइल, तो उसका मिक्सचर यहाँ पे पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो साउथ है, अगर हम इंडिया की हम बात करें तो साउथ में जो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है वो द्रविड़ा है। अगर हम बात करें नॉर्थ में तो ये आपका तो ये द्रविड़ है, सॉरी नागर स्टाइल में पाया जाता है ना, लेकिन जो यहाँ पे विजयनगर में पाए जाते हैं तो वो आपका इन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है, ठीक है। द प्रश्ना विरूपाक्षा टेम्पल जो है बुक का फर्स्ट के द्वारा जो बनाया गया था, एंड द हजारा राना टेम्पल ऑफ कृष्ण देव राय आर स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर करेक्टरिस्टिक स्टाइल एंड इंटीग्रिटी, ओके।
विजयनगर कैपिटल जो है हम्पी, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ये याद रखना। सोफिस्टिकेटेड फोर्टिफिकेशन यहाँ पे हो रखी है, एज वेल एज द इननुमरेबल टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर मार्वल फ्रॉम अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर बाय द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी। हम्पी विजयनगर वाज द गेनिंग इट्स इंपॉर्टेंस अराउंड 16th सेंचुरी, तो ये भी याद रखिएगा। हम्पी विजयनगर वाज द प्रोबेबली द सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट ऑन द प्लेनेट आफ्टर बीजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ से याद रखिएगा। ओके, अब बात देख ले रहे कि 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। तो पूछा गया था कल्याणा मंडपा जो है नोटेबल फीचर है किस टेम्पल कंस्ट्रक्शन का, किस किंगडम में पाया जाता है, तो विजयनगर एम्पायर के अंदर ये पाया जाता है। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया, तो इस वजह से एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये मैंने आपको बताया था, कंटेक्स्ट में आपको बैटल ऑफ प्लासी बता चुकी। तो आप जो भी घटनाएं उस वक्त प्लासी वाले रीजन में हो रही थी तो उसको आप याद कर सकते हैं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश इन द बंगाल एंड लेड फाउंडेशन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। द ट्रीटी वाज द प्रील्यूड टू द ब्रिटिश सीजर ऑफ बंगाल। ठीक है, उससे पहले जब मतलब कंट्रोल कर लिया था बंगाल को, उससे पहले जो ट्रीटी हुई थी वो आपकी ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई थी, और इसी की वजह से जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हो गई थी। ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बारे में जानते हैं। ये जो है 9 फरवरी 1757 में हुई थी। किस किस के बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, एंड नवाब ऑफ द सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे। अलीनगर वाज द शॉर्ट लिव्ड नेम फॉर द कलकत्ता का ही नाम ये दिया जाता है। ऑल्दो द नवाब हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द English fort Calcutta, he signed the pact in response to the English military might hand the post by the Afghans। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ट्रीटी साइन कर दी गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन फॉर द इनिशियल फेज ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इंडिया में किस तरीके से हुआ। फॉर एग्जांपल 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, 1613 में जो है रॉयल फरमान जारी किया गया था, एंड एम्पर जहांगीर के द्वारा जो है वेयर हाउस बनाने की जो फैसिलिटीज़ है वो ओपन कर दी गई थी, फैक्ट्रीज वगैरह बना सकते थे। द कंपनी वर्क सब्सर्वेंट टू द लोकल रूलर एंड एस्टेब्लिश अ थ्राइविंग बिजनेस। तो मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या थे कि लोकल जो रूलर हुआ करते थे उसके अंडर में या उसके सबसर्वेंट में काम किया करते थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो है वहाँ के ओनर बन जाते हैं। बेसिकली ये जो है एक बिग पावर भरने के आने की आती है। द थ्री प्राइमरी ट्रेडिंग टाउन जो है उस वक्त के जो ब्रिटिश ट्रेड थ्राइव्ड अंडर बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, और यहीं पे ही ये जो प्रेसिडेंसी भी बनाते हैं। जियो जो है 60% ऑफ इंग्लिश इंपोर्ट यहीं से होता था। अगर हम बात करें 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो मुग़ल आर्मी जो है बहुत मतलब सिंपल सिर्फ कहने मात्र के लिए रह जाती है, लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो डिमिनिश हो जाती है। और 1717 में द मुग़ल एम्परर जो फ़र्रुखसियार है वो फरमान इशू कर देते हैं। मतलब ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब तक जो पैसे दिया करती थी मतलब व्यापार करने के लिए, अब वो देने की ज़रूरत नहीं है। द मुग़ल एम्परर फ़र्रुखसियार फरमान गिव फेवरेबल टर्म टू द कंपनी टू ट्रेड इन द बंगाल। दिस वाज मेट विद द लोकल अपोजिशन। 1717 से लेकर 1727 तक नवाब मुर्शिद कुली खां जो है न्यू ऑटोनोमस रूलर बनने की कोशिश करते हैं बंगाल के अंदर, और ये जो है अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं। और 1755 में वरीड अबाउट द फ्रेंच कंपटीशन, जो इंग्लिश है वो अपना जो फोर्ट है रेनोवेट करने की कोशिश करते हैं विदाउट नवाब परमिशन। तो यहीं से ही जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। किस तरीके से जो अब सब सर्वेंट पोजीशन जो यूरोपियन की हुआ करती मतलब ब्रिटिशर की हुआ करती थी वो किस तरीके से अपने आप को मालिक बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, तो ये उस के बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो एक सॉवरन राजा ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला फोर्सेस कैप्चर्ड फोर्ट विलियम कलकत्ता एंड रिमेंड इट अलीनगर। ठीक है, तो 1756 में क्या होता है कि जो वहाँ की जो रूलर थे बंगाल के वो जो है फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेते हैं, और फरवरी 9 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन कर दी जाती है। द इवेंचुअली राइज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पॉलिटिकल फोर्स टू द बी रिकॉर्ड विद। फिर जून 23 की जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, टर्म ऑफ ट्रीटी की बात करें, द नवाब वुड रिकॉग्नाइज ऑल द प्रोविजंस ऑफ द मुगल एम्परर फ़र्रुखसियार फरमान ऑफ 1717 एग्जम्प्ट फ्रॉम द पेइंग ड्यूटीज ऑन द गुड्स एंड पास्ड थ्रू बंगाल। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि जो कलकत्ता का फोर्ट था फोर्ट विलियम वो 45 कर सकते थे। सबसे खतरनाक जो पॉइंट बोल दिया गया कि वो जो अपना कॉइन है वो मिंट कर सकते हैं। और हमने देखा था कि जो आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत तो छोड़ दीजिए, जो आपका विजयनगर एम्पायर है, तो वहाँ पे भी जो लोकल लॉर्ड्स
नोट्स वगैरह होते थे, तो उनके पास भी लोकल जो आपका करेंसी है उस वो मिंट करने की पावर थी, और सेम पावर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दी जाती है। मतलब बेसिकली 1770 का जो फरमान जारी किया गया था फ़र्रुखसियार के द्वारा, उसी का ही इम्प्लीमेंटेशन इसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर को कहा जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रीटी की, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश यहाँ पे जो है पावर के तौर पे उभर के आने की कोशिश कर रही है। द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी वाज वन ऑफ द इवेंट लीडिंग अप टू द फेमस बैटल ऑफ प्लासी विच सेट अप फॉर द ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन इन इंडिया। ठीक है, और यहीं से कहीं ना कहीं हमारी मॉडर्न इंडिया की भी शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, डिक्लाइनिंग इंडिया पॉपुलेशन कंडम। देखो कुछ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कुछ स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन जो डिक्लाइन करी, फॉर एग्जांपल साउदर्न स्टेट है, लेकिन कुछ स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये कंडम देखा जा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं 2023 में जो इंडिया की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो लेट्स सी 2023 is set to be landmark year for the India's population trajectory as the country is dedicated to overtake China to become the world most populous nation। बैकग्राउंड की बात करें तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। इंडिया पॉपुलेशन स्टैंड एट द 1.4 बिलियन इन 2022 एंड प्रोजेक्टेड टू हैव इम्प्लीकेशन जो है 2050 में इतनी हो जाए 1.668 हो जाएगा। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1.426 मिलियन। ओके, इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है फ़िलहाल 1.42 बिलियन की है। इंडिया जो है एक्सपेक्टेड टू रीच 2023 तक जो है पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इतना डेटा याद रखना, पर याद रखते ये पता होना चाहिए कि क्या इम्प्लीकेशन। इंडिया जो है कंटिन्यू टू हैव वन ऑफ द वर्ल्ड यंगेस्ट पॉपुलेशन, और जो मीन एवरेज उम्र है वो 29 ईयर है। नेगेटिव की बात करें तो लैक ऑफ पॉलिसी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम अच्छी एजुकेशन स्किलिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं हमारी पॉपुलेशन को। डेट इज द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इन डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। यूथ बल्ब जो है दैट विल लास्ट अंटिल 2025। मीडियन एज उस वक्त 28.7 होगी, और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो 38.4 होगी, और जापान में 48.6 होगा। रिस्पॉन्स टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द नीड ऑफ द हार। शेयर ऑफ द वर्क एजिंग पॉपुलेशन विल पीक एट 57% टुवर्ड द मिड 2030 एंड मोर वर्किंग एज पॉपुलेशन मोर टैक्स रेवेन्यू होगा, तो इस तरीके से सेविंग पोटेंशियल बढ़ता है। अगर हम बैंक वगैरह में करते हैं तो वही इन्वेस्टमेंट का सोर्स होता है, बिजनेस वगैरह जो है लोन ले पाते हैं। क्रिएटिव लोअर नंबर ऑफ दोज नीडिंग केयर सच एज द एडल्टली एंड यंग चिल्ड्रन। मतलब ये है कि जो आपकी यंग पॉपुलेशन होती है, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है रिलेटेड टू द हेल्थ एक्सेट्रा, तो उस पर हम जो है क्या कहते हैं उसको मतलब वो एक इशू नहीं होता है। लेकिन बाद में अगर जब पॉपुलेशन बूढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है तो जो गवर्नमेंट है उनको भी जो है स्टैंड लेना पड़ता है, मतलब उनकी जो वेलफेयर से रिलेटेड जो है कंक्लूजन की बात करें, इंडिया इज़ नॉट अ फुली यूटिलाइजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो यही हमारा कंक्लूजन है, मतलब यही एक कंडम निकल कर आता है। नेक्स्ट द लिथियम डिपॉजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में मिले, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने ये खोज की, फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश द लिथियम जो है वो 6 मिलियन टन जो है सलाल हमीमा एरिया के अंदर पाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 51 मिनरल रॉक यहाँ पे पाई गई लिथियम एंड गोल्ड की, एंड ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड करती है। सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इंपोर्ट पे जो करते हैं वो कम हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ पाएगी। ठीक है, रिड्यूस मेजर बूस्ट टू द मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग है लिथियम एंड बैटरी की वो हमारी कंट्री में स्टार्ट हो पाएगी, एंड बूस्ट इकोनॉमी, पुश फॉर इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट। लेकिन अगर हम लिथियम की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो चिली कंट्री के अंदर पाए जाते हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अर्जेंटीना है, एंड तो ये पहली 3 कंट्री है जहाँ पे लिथियम जो है ज़्यादा पाया जाता है। ओके, अबाउट लिथियम देखें तो ये एक लिथियम जो एक सॉफ्ट सिल्वरी मेटल है। इट हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बुशेज माइंस इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट हार्ड रॉक लिथियम, मतलब वहाँ पे पाई जाती है ग्रीन बुशेज माइन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, लिथियम जो है प्राइमरली एक्सट्रैक्ट होता है ब्राइन पूल से, सलार जिसको बोलते हैं चिली के अंदर, रॉक मिनरल से भी हो सकता है जिसको हम स्पाउट डोमेन के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर है।
ठीक है। एंड कंट्री जो है लार्जेस्ट रिजर्व जो है फॉर एग्जांपल चिली है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पे जो लिथियम वो पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगल आपको याद रखना, जहाँ पे 70% ऑफ द लिथियम एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। और अगर रिजर्व की बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 54%। पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। चाइना जो है कंट्रोल करता है 80% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट जो लिथियम से होता है। चाइना एंड जापान आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द लिथियम आयन बैटरी, तो ये पॉइंट याद रखना। ऑस्ट्रेलिया पोजेस ह्यूज रिजर्व है लिथियम का, किसके पास? ऑस्ट्रेलिया के पास। कोंगो अलोन मीट 80% ऑफ द ग्लोबल कोबाल्ट नीड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोंगो की जो कैपिटल वो क्या है? जायरे होती है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है लिथियम का? देखो ज़्यादा तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऊपर से बैटरीज में हम यूज़ कर सकते हैं, ग्लास एंड सेरामिक्स में, एरोस्पेस में, फार्मास्यूटिकल में, लुब्रिकेंट में इसको यूज़ किया जाता है। लिथियम प्रोडक्शन इन स्टार्स, फॉर एग्जांपल लिथियम प्रोडक्शन कॉमन अमंग लो मास सन। अच्छा, ये पता है क्या होता है कि जब हाइड्रोजन की जो दो न्यूक्लियाई मिलती है तो ये जो है लिथियम वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ओके, अबाउट जीएस मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है। सेटअप किया गया था 1851 में, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी पूछा जाए वो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है, वो भी 1851 में, जिसका फर्स्ट अध्यक्ष जो अलेक्जेंडर कनिंघम हुआ करते थे, याद रखिएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में 1851 में ये जो है बनाया गया था। इसका मेन एम क्या था कि जो रेलवे है किस तरीके से उसको एक्सपैंड किया जाए, और ताकि जो कोल है और जो प्लांट है उसको यूटिलाइज कर पाए। एनीवे, बाकी आप यहाँ पे 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मेटल कंसिस्ट द लाइटेस्ट मेटल एंड द हैवीएस्ट मेटल। सी, जब हम लाइटेस्ट की बात करें तो लिथियम हो जाएगा, और हैवीएस्ट की बात करें तो ओस्मियम हो जाएगा, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द व्हाई टर्की इज प्रोन टू द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, जो भी वहाँ पे देखने को मिला। पहली बात तो याद रखना, ये ट्राई जंक्शन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स पे लाई करता है। कौन? टर्की जो है कुछ पार्ट जो है इसका एशिया का भी है, कुछ पार्ट जो है ये यूरोप में भी पाया जाता है। उसके साथ आपको याद रखना है सबसे मोस्ट ऑफ द पार्ट इट फाउंड इन द यूरोप एंड इट्स द पार्ट ऑफ द G20 का ये पार्ट है, और नाटो का ये पार्ट है, ठीक है। अगर हम टर्की की बात करें तो जो जिस प्लेट्यू पे, जिस लैंड पे प्लेट्यू पे ये लोकेटेड है, उसको हम अंटोनिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम एशिया माइनर भी बोलते हैं। और जो टर्की है ना, उसको जो यूरोप का मरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एनीवे, जब टर्की की बात करते हैं तो वहाँ पे अर्थक्वेक है जो यू कैन सी एज 7.8 रिश्टर स्केल का, हैज़ डिवास्टेड टर्की एंड सीरिया वाइल इम्पैक्टिंग रीजन ऑफ फार एज सिप्रस, लेबनान, इजराइल एंड इजिप्ट को भी जो है कुछ उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला। टर्की हैज़ अनाउंस्ड द लेवल 4 अलर्ट कॉलिंग फॉर द इंटरनेशनल एड, तो यूएसए यूरोपियन मतलब इनको ने इंटरनेशनल एड मांगी है। वाई इज टर्की प्रोन टू अर्थक्वेक? इंडिया जो आपका टर्की है वो सीरिया एंड जॉर्डन टेक्टोनिक आर डोमिनेटेड बाय द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन, जहाँ पे अफ्रीकन, अरेबियन, यूरेशियन एंड एंटोलियन जो टेक्टोनिक ब्लॉक है वो आपस में टेक्टोनिकली एक्टिव होते हैं। अदर फैक्टर है फॉर एग्जांपल रेड सी रिफ्ट होता है, द स्प्रेडिंग सेंटर बिटवीन द अफ्रीका एंड द अरेबियन प्लेट ऑल्सो बी द रीजन फॉर द अर्थक्वेक इन द दिस रीजन। डेड सी जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है, हमेजर स्ट्राइक सिल्प फोल्ड डेट ऑल्सो अकोमोडेट अफ्रीका अरेबिया रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो रिलेटिव मोशन की वजह से तो होती है, तो इनका जो मोशन वो ज़्यादा बढ़ गया। नॉर्थ एंटोलियन फोल्ट जो है राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप स्ट्रक्चर है नॉर्थन टर्की के अंदर, अकोमोडेटिंग मच ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द एंटोलियन ब्लॉक। मतलब ये है कि जब एंटोलियन ब्लॉक हिलती है तो मेजर जो पोर्शन है किसका, नदर्न टर्की का, वो ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो, मतलब जो ज़्यादा माइग्रेट कर रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू द यूरेशिया एंड अफ्रीका। मतलब ये कह सकते हैं कि टेक्टोनिक ज़्यादा एक्टिवेट है। जब सिप्रिन आर की बात करते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री है बिटवीन द अफ्रीका प्लेट एंड द एंटोलियन ब्लॉक, तो ये भी आप याद रखते हैं। अर्थक्वेक की बात करते हैं, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 7.4 साउथ टर्की एंड द सदर्न सीरिया के अंदर ये देखने को मिला है। द सेस्मिटी इन दिस रीजन इज रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द अफ्रीका, यूरेशिया एंड अरेबियन प्लेट। तो मतलब अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन एंड अरेबियन प्लेट का यहाँ पे ये जो है टेक्टोनिकली एसेसमिसिटी की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे हो रही है। द अरेबियन प्लेट इज ऑल्सो नोन टू बी द पुशिंग नॉर्थवर्ड विच क्वाइट अस, मतलब ये अरेबियन प्लेट जो है ये जो है नॉर्थवर्ड पुल कर रही है। तो ये वाली जो पुल है देखो ये है आपका अफ्रीकन प्लेट,
अफ्रीकन प्लेट इस तरीके से पुल कर रही है, अरेबियन प्लेट इस तरीके से, और ये जो आपका एंटोलियन वाला प्लेट्यू है वो कहीं ना कहीं बीच रहा है ना। तो एनीवे, व्हाट आर द आफ्टर शोक एंड व्हाई डू दे अकर, मतलब आफ्टर शोक क्या होते हैं और क्यों ये अकर होते हैं। आफ्टर शोक जो है सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक होता है, जो एक बार जो मेजर अर्थक्वेक आ जाता है उसके बाद ये होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो है कहीं ना कहीं सस्पेंडेड रह जाती है हमारे मतलब नियर द मैग्मा और यू कैन से द क्रस्ट में, तो वो बाद में बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उसी का ही एक साइड इफेक्ट होता है ये आफ्टर शोक। ओके, they occur near the fault zone where the main shock rupture occurred and are part of the readjustment process after the main slip on the fault. They become less frequent with time. They can continue for days, weeks, month or even a year for a very large main shock अगर आता है तो। Why have the building collapsed in the pancake mode, मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग का डिस्ट्रॉयमेंट हुआ है, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि शैलो अर्थक्वेक था। द सेंटर ऑफ द क्वेक वाज जस्ट 18 किलोमीटर बेनेथ द अर्थ सराउंडिंग मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग अर्थक्वेक। ठीक है, शैलो अर्थक्वेक कैन बी मोर डिस्ट्रक्टिव, तो ये आपको पॉइंट ही आप पता होना चाहिए। नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ द सेफ बिल्डिंग, मतलब जो आपका सेफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए था वो वहाँ पे फॉलो नहीं किया गया, तो एक रीज़न ये भी कहा जा सकता है। एंड नंबर थर्ड जो है सेस्मिक जो रीट्रीफूटिंग है ओल्डर बिल्डिंग की वो नहीं की गई, मतलब ये है कि जो ओल्डर बिल्डिंग है वो पुराने ढांचे पे बनी हुई है, उसको ना रिनोवेट किया गया एज पर द न्यू बिल्डिंग गाइडलाइंस। ठीक है, और नंबर फोर द टर्की एंड सीरिया की जो सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस है वो तो है ही है, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी जो हमारी एफ हज़ार के वो बढ़ा दिया जाता है। हाउ डू सैटेलाइट हेल्प इन रेस्क्यू एंड रिकवरी ड्यूरिंग द अर्थ, ये जान लेते हैं। सैटेलाइट जो इमेजिंग है इनेबल करती है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने में। रेडार सैटेलाइट के थ्रू हम जो है इमेजिंग इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं, नाइट में भी, क्लाउड्स के टाइम पे भी, लैंडस्लाइड के टाइम पे भी। ठीक है, जनरेट मैप कर पाते हैं कि कहाँ पे कितना लॉस हुआ है, तो वहाँ पे कौन कौन हो सकता है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम एक्सट्रापोलेशन कर पाते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन डिजास्टर में ये हेल्प करता है। इंडिया प्रोएक्टिव डिजास्टर रिलीफ के लिए अगर हम देखें तो इंडिया के द्वारा जो है ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया गया। टर्की 2023 इंडिया हैज सेंट एन आर्मी मेडिकल टीम, पहले तो याद रखिए एनडीआरएफ को भेजा गया, पर्सोनल को एंड मेडिकल सप्लायर को भी भेजा गया। नेपाल के अंदर भी हमने हेल्प किया था, फॉर एग्जांपल 2015 के अंदर एनडीआरएफ डिप्लॉय किया गया था एंड अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भी वहाँ पे लेके जाएगा। जापान 2011 में भी हमने हेल्प किया था। श्रीलंका में 2004 के जो ऑपरेशन रेनबो चलाया गया था, और टाइडल सुनामी जो आई थी उस वक्त ही हम ये बात कर रहे हैं। कंक्लूजन की बात करें तो हमने हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे पूरी सहायता प्रोवाइड की। इट इज नॉट डिजास्टर बट द लैक ऑफ द प्रिपेयर्डनेस फॉर द डिजास्टर दैट किल्स द ह्यूमन। ठीक है, मतलब ये है कि डिजास्टर एक इशू नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें डिजास्टर तो जापान में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दे हैव द कैपेबिलिटी टू कोप विद इट, राइट। तो हम ये कह सकते हैं डिज़ास्टर आता है, किस तरीके से हम एक्ट करते हैं दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट, और जो किस तरीके से हमने एक्ट किया है उसी हिसाब से वहाँ पे मृत्यु होती है। टर्की इन्वॉल्व द इंटरनेशनल चार्टर ऑन द स्पेस एंड द मेजर डिजास्टर जस्ट आफ्टर द अर्थक्वेक। आफ्टर द इंटरनेशनल चार्टर ऑन स्पेस एंड मेजर डिजास्टर द चार्टर वाज क्रिएटेड बाय द नेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर एंड यूरोपियन, मतलब नासा के द्वारा, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1999। Now it has some space agency attempt to provide free satellite imagery as possible over the disaster area। तो ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुका है, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्की जो है किसके बीच में लोकेटेड है, तो मेडिटेरियन और ब्लैक सी के बीच में लोकेटेड है। यू कैन सी है देयर द मैप ऑफ द टर्की, देयर इज एंटोलिया माउंटेन, ये आपका टोरस माउंटेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और यू कैन सी है द ब्लैक सी। ये जो है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जो जोड़ता है वो बोस्फोरस स्टेट है, और ये जो सी ऑफ मरमरा है वो एजियन सी से जो जोड़ता है वो स्टेट ऑफ डेंडलस है। दोनों स्टेट इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बोस्फोरस स्टेट है, याद रखिएगा। अगर हम डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द, यू कैन सी है द क्वेश्चन, अगर हम यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग डायनामिक चेंज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या ये डायनामिक चेंज ला सकता है? जियोथर्मल एनर्जी, डेट इज करेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स, डेट इज ऑल्सो प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द, मेरे हिसाब से तो सारे के सारे होने चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज द हिमालयन प्लेन, ये है क्या? द आर्टिकल हाईलाइट जीएलओफे एसोसिएटेड रिस्क एंड द रिस्क मिटिगेशन। जीएलओफे है क्या? सडन रिलीज ऑफ द वाटर फ्रॉम द लेक फेड बाय द ग्लेशियर मेड, दैट इज नथिंग बट अ जीएलओएफ, मतलब जो है ग्लेशियर लेक ओवरफ्लो, कुछ है ये ऐसे ही फुल फॉर्म होती है। थ्रेटन पीपल्स लाइवलीहुड एंड द रीजन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, ठीक है।
In the Hindu Kush Himalayan, GLOF event can be traced back to the failure of the monsoon-driven glacial lake. मतलब ये है कि हिंदू कुश रीजन में GLOF अगर होता है तो ये जो इवेंट हम ट्रेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फेल हो जाता है क्या 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 मोरेन डिमांड डैम्ड ग्लेशियर लेक, द प्रेशर ऑन द डैम वाटर सीपिंग थ्रू द स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड द, मतलब इसके जिस लैंडस्लाइड होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द GLOF इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ओके, रिसेंट फाइंडिंग की द मेजोरिटी ऑफ द ग्लोबल एक्सपोज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीजन हाईली माउंटेन एशिया वगैरह में, मतलब इसमें ज़्यादा मतलब खतरा है। द पॉपुलेशन एक्सपर्ट GLOF इंक्रीजेज द रैपिड डिग्लेशिएशन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन सिचुएशन। जब हम इंडिया की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू ICMD हिमालयन ग्लेशियर लेक्स इंक्रीज बाय 9% इन नंबर एंड 14% इन द एरिया, ये भी याद रखिएगा। और द बेस्ट स्टडीड ग्लेशियर नॉर्थ इंडिया चोटा शिगरी which has almost 3 times in mass. The rapid onset of GLOF mean that there is a insufficient time to effective downstream। मतलब ये है कि हम अपनी पॉपुलेशन, मतलब जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इतनी ये जो पूरी प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो रही है, उसकी वजह से जो हमने एक्शन लेना चाहिए वो हम टाइमली नहीं ले पाए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन वो अफेक्ट हो गई। ठीक, कहने का मतलब ये है। स्टडिंग ग्लेशियर थ्रू सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन लर्निंग फ्रॉम द देयर डायनेमिक। कंक्लूजन की बात करें तो यू कैन सी हियर, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़ that is related to the tackling with the bust। जिस पेपर 2 पे पहुंच गए, म्यूनसिपल मैस for the third time in the month for the Municipal Corporation of Delhi failed to elect its mayor after the app and the BJP councillor again engaged into over the election process। मतलब ये है कि इलेक्शन नहीं हो पा रहे, इलेक्शन जो म्यूनसिपल के वो मैस में चले गए। रीज़न क्या है? आप और जो बीजेपी वहाँ पे काउंसलर लड़ रही है। बैकग्राउंड की बात करें, MCD conflict is an extension of the year of the long tussle between the two parties over the administration of the national capital। Given the complex governance system in Delhi, the state and the central coordination has proven challenging। मतलब ये है कि ढंग से मतलब ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे एंड इंटेंस पॉलिटिकल कंपटीशन इशू के MCD का। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वहाँ पे बीजेपी काउंसिलर है फॉर द मेयर इलेक्शन से डेट द एल्डरमैन नॉमिनेटेड मेंबर आर अलाउड टू वोट इन द हाउस। बाकी आप मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है तो UPSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेट्स सी, पंचायती राज सिस्टम के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मोटिव। मेन मोटिव की बात करें, पीपल पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन इसका मेन एम है। ओके, व्हाट इज़ द आर्टिकल 356, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो आपका ये म्यूनसिपल वाला केस है मैं उसको बता देंगे, डोंट बी सो वरी, बट फिलहाल आप ये देखते हैं क्योंकि उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मेंशन किया है आर्टिकल 356 इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है मिसयूज जिस तरीके से आर्टिकल 356 का हुआ है उसके बारे में चर्चा की, तो इसको जो है प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 को कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। सेक्शन 93 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में भी ऐसा कुछ प्रावधान किया गया था। ऑल्सो एक्ट द स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसको कहा जाता है। ये डील विद द जो फेलियर अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट में हो जाता है 6 मंथ्स एट अ टाइम जो है इसको हम लगा सकते हैं, 3 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसका जो टाइम पीरियड 3 साल कर देगी। स्टेट द प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ किया गया था, लेकिन 2 केस में जो 3 साल तक केस को बढ़ाया जाता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो या फिर इलेक्शन कमीशन बोल दे कि अभी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आफ्टर प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड तो गवर्नर ऑफ द स्टेट कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्टेट, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहली बात तो याद रखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, मतलब ये सरकार गिर जाती है, लेकिन जो मतलब MP MLA हैं वो उनकी जो पॉपुलेशन मतलब जो वे पॉपुलर लीडर हैं चुन के आए हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी रहती है हाउस में, ओके। आर्टिकल 356 की बात करें तो ओवर यूज एंड अब्यूज़ होता है पॉलिटिकली रीजन की वजह से, सबवर्जन होता है डेमोक्रेसी का, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, परहैप्स नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है गवर्नेंस। सरकारी कमीशन की बात करें तो उन्होंने कहा था इस आर्टिकल को जो है एक्सट्रीमली केसेस में ही यूज़ करना है। मुंबई केस के द्वारा भी कहा गया था कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी गई थी कि कोई मतलब जो रिपोर्ट होनी चाहिए बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीन काम नहीं करी, क्योंकि यही क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे लगाया जाता है, तो उस क्राइटेरिया को जो ऑब्जेक्टिवली लेना है हम बात कर रहे थे आर्टिकल 356 के तहत
उसमें हमने देखा था कि जो ये है ओवर यूज़ एंड अब्यूज़ जो तो होता है पॉलिटिकल मोटिवेटिंग, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड नेगेटिव गवर्नेंस को ये प्रमोट करते हैं। तो ये इसके जो है कंसर्न निकल कर आते हैं। रिकमेंडेशन की बात करते हैं, सरकारी कमीशन ने बोला कि जो आपका आर्टिकल 356 एक्सट्रीम केसेस में ही लगाना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क केस 1994 बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आर्टिकल 356 आउटलाइन strict guidance on dealing with the dismal of a state government. For it made it mandatory of no confidence motion be passed in the house. और प्रेसिडेंट सब्जेक्ट जो है जुडिशल रिव्यू के लिए ओपन कर दिया जा चुका है। द कोर्ट हैज़ और ठीक है that the article 356 can be invoked situation in the physical breakdown of the government when there is a hung assembly। तो उस वक्त अगर हम इसको यूटिलाइज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट वैसे ज़्यादातर हमें जो है इसका मिसयूज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें टॉपिक है जो आपका गवर्नेंस से ही रिलेटेड है, द डिस्क्रिमिनेटरी इनकम टैक्स ऑर्डर इन सिक्किम। द डिस्क्रिमिनेशन इनकम जो सिक्किम में होती थी इन द केस लेट्स सी सेक्शन। देखो होता क्या है बेसिकली, जो वहाँ की अदर पॉपुलेशन अदर देन द सिक्किमीज़, देखो जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो इससे कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्किम है आर्टिकल 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इन 1975 में ये एक अलग से एक राज्य बनता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो पॉपुलेशन थी ना वो नेटिव मानी जाती है, लेकिन आफ्टर 1975 जो बंगालीज़ हैं, जो बिहारीज़ हैं, नेपालीज़ हैं, सिक्किम में पहुँचे बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ दिस माइग्रेशन। तो जो पहले पॉपुलेशन थी 1975 उनका जो टैक्स रेट था वो डिफरेंट था, और जो माइग्रेट होके पहुँची है वो पॉपुलेशन उनका जो टैक्स रेट है वो माइग्रेट है। अब अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर हो चुके हैं मर्ज हुए सिक्किम को, तो वो भी इक्विवेलेंट ही सिटीज़न हैं। बट यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपका टैक्स है टैक्स रेट वो जो है इक्वल होनी चाहिए। लेट्स सी द सेक्शन इंटेंड टू रिड्यूस द टैक्स पेयर बर्डन बाय प्रोवाइडिंग एग्जाम्पशन। इट डिस्क्राइब द इनकम दैट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द टोटल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्स फॉर इंडिविजुअल एग्जेम्प्टेड इनकम। इट वाज इनएक्टेड इनटू द IT एक्ट ऑफ 1961 बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2008। इट वाज इंसर्टेड जो है IT एक्ट 1961 के तहत जो है इसको इंसर्ट किया गया फाइनेंस एक्ट 2008 के अंदर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द April 1, 1990, the date of which the IT Act was made applicable in Sikkim. Before 1990, the Sikkim Income Tax Manual जो है फॉर्मुलेट किया गया था बाय द रूलर ऑफ द सिक्किम 1948 वाज एप्लीकेबल, लेकिन इसको चैलेंज किया गया। प्रोवाइड एक्सक्लूडिंग सिक्किमीज वुमेन मैरिड टू नॉन सिक्किमीज मैन फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ, मतलब ये है कि जो आपकी सिक्किमीज वुमेन है अगर वो मैरी कर लेती है नॉन सिक्किमीज से तो उसको टैक्स एग्जाम्पशन नहीं मिलता था। एक कंडीशन बेसिकली ये है कि एक ब्लड जो है ना ब्लड लाइन को बनाने की यहाँ पे कोशिश की जाए। एक्सप्लेनेशन विच इलाबोरेटेड ऑन द टाइप ऑफ इनकम फीलिंग अंडर द कैटेगरी अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्किमीज। Under the explanation to sections 10, the definition of Sikkimis is confined to like that individual whose name is recorded in the register maintained under the Sikkim Subject Regulation Act of 1961 immediately before the 26th day of the April 1975, the day that the Sikkim become the part or the earlier the Sikkim become part of India, ठीक है। ओके देखते हैं द इंडिविजुअल हुज नेम वाज इंक्लूडेड इन द रजिस्टर ऑफ द सिक्किम सब्जेक्ट बाय द वर्चू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 1990 एंड 1991, तो उनको भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। या फिर ये कह लीजिए कि इन पॉपुलेशन को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जानबूझ के ऐड किया गया था वहाँ पे उस रजिस्टर में। एन इंडिविजुअल हुज नेम डज नॉट अपीयर इन द रजिस्टर बट द नेम सच एन इंडिविजुअल हस्बैंड एक्सेट्रा भी इन द रजिस्टर, तो उनको भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया जाता था। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेफिनेशन वाज चैलेंज, मतलब जब ये जो केस है इसी कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैलिडिटी है उसको उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे चैलेंज किया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है? द बेनिफिट ऑफ द टैक्स एग्जाम्पशन प्रोवाइड इन द सेक्शन 10 शैल बी एक्सटेंडेड टू ऑल इंडिया, तो दैट इज द रूलिंग, तो ये आपको याद रखें। द कोर्ट स्टक डाउन द प्रोविजन इंक्लूडिंग आर्टिकल, मतलब ये जो वॉयलेटिव है आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वुमेन इज नॉट अ कमोडिटी एंड सच एंड हैज एन entity of her own and that cannot be taken away by marriage. This is in line with the Supreme Court has earlier रूल्ड। ये जो है वो सेम ही जो 2009 में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि अंडर द सिक्किमीज इनकम टैक्स मैनुअल 1948 ऑल द पर्सन इंगेज इन बिजनेस वर सब्जेक्ट टू टैक्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब ये है कि सभी पर्सन को जो है टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो टैक्स का रेट है वो डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस ओरिजिन के हो, क्या आप 1975 के वहाँ के मूल निवासी हो या फिर उसके बाद के, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, देयरफॉर देयर इज नो डिफरेंस मेड आउट बिटवीन द ओरिजिन हैबिटेंट ऑफ द सिक्किम इज, जो हम ये कह सकते हैं भूतिया और लेपचा, एंड द पर्सन ऑफ द foreign origin who settled in Sikkim or a person of Indian origin who settled down in generation back. बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है टर्न 73, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द कोर्ट इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर सेलिब्रेशन ऑफ इट्स एनुअल एनिवर्सरी विद द जो सिंगापुर चीफ जस्टिस, उनका नाम है संदरेश मेनन। कौन है? संदरेश, सैंडरेश, तो सैंडरेश मेनन। ओके, विद वो जो है एक मेंबर जो है एक चीफ गेस्ट रहते को, तो जो सिंगापुर के जस्टिस है सुंदरेश मेनन। अगर आप एक बार देखना चाहें इंडिया के कंपेरिजन, यू कैन सी इंडिया, है ना, और ये मलेशिया है। मलेशिया के यहाँ पे है आपका सिंगापुर, यू कैन सी है द सिंगापुर, एंड दैट इज़ द इंडोनेशिया। तो यू कैन सी है आसपास की कंट्री। अगर आप यहाँ पे ये पेनिनसुला भी देखना चाहते हैं या फिर आसियान की कंट्री देखना चाहते हैं, तो शायद मैंने आसियान का जिक्र किया हो। म्यांमार पहली कंट्री, दूसरी कंट्री लाओस है, तीसरी वियतनाम है, थाईलैंड और कंबोडिया। तो 5 कंट्री ये होगी, 5 इस पेनिनसुला में। 5 अगर हम देखें तो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और ये आपका, एक मिनट, ये आपको पूरा का पूरा सिंगापुर हो गया, ये मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया और ये ब्रुनई हो गया। ठीक है, तो एक कंट्री और कहाँ पे रह गई? अच्छा, ये फिलीपाइन। ठीक है, तो ये 10 कंट्री होगी। अभी जो है ईस्ट टोमर भी इसका पार्ट बना है। ठीक है, तो अगर आप इस टोमर को देखना चाहिए तो पेपुआ न्यू गिनी हो गया, और अगर आप इस टोमर को देखना चाहते हैं तो जस्ट आई वांटेड टू मेक यू सी। नहीं, चलो हमको कभी फिर देखेंगे। ओके, ब्रीफ ओवरव्यू अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो जो ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है और ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में 1937 के हिसाब से बनाया गया था। मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देख ले रहे हैं। देखो 1978 था यूनियन ऑफ इंडिया का केस, मेनका गांधी का केस जो इंपॉर्टेंट था। बेसिकली ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। एक 1990 का जो है भजनलाल जो है 165 टाइम्स दिस जजमेंट, तो ये है रूल्ड ऑन द कोर्ट इंटरफेरेंस इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। 155 बार जो कोर्ट ने डिसाइड किया इसका केस भारतीय केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 142 एम डिसाइड किए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रूल डेट फंडामेंटल राइट शुड बी कंसिडर इन द आइसोलेशन। और शरद बिरडी शरदा का जो केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल फॉर इंटरफेयरिंग सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, राइट। हाउ हैज द सुप्रीम कोर्ट चेंज ओवर द टाइम, एक बार उसके बारे में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। वैसे कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। द नंबर ऑफ द जजेस द ओरिजिनल इन विसाज आ सुप्रीम कोर्ट विद चीफ जस्टिस विद द 7 पुजाइन जजेस, मतलब पहले जो है 7 जजेस हुआ करते थे, अब जो है 34 हो चुके हैं बेसिकली। और सिटिंग की बात करते हैं, इन द अर्लियर ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेट टुगेदर टू हियर द केसेस प्रेजेंट बिफोर दैम, और एज द नंबर ऑफ द केसेस हैज़ इंक्रीज द सिटिंग जो है स्मॉलर बेंचेज ऑफ 2 and 3 में डिवाइड हो गया। और जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आता है तो उसमें 5 मेंबर की होती है। एक्सपेंशन ऑफ इट जुरिडिक्शन ओवर द ईयर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड जुरिडिक्शन टेकन ऑन इंक्रीजिंग एक्टिव रोल इन PIL की वजह से जो जजमेंट है वो जो है एक्सपैंड हो रही है, प्रोवाइडिंग जुडिशियल रेमेडीज ऑन वाइड, मतलब ये है कि एक्टिव रोल प्ले कर रहा है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है? फाइनल अपीलेट कोर्ट है, डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लीडर इन द डेवलपमेंट है। PIL के थ्रू जो है जो नीड होती है सोसाइटी को उसको सर्व करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रीजन बनते हैं। चेक ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट जब भी मतलब अगर प्रेसिडेंटशिप लगा दिया जाता है तो जब भी जुडिशियल रिव्यू हो जाता है। डिफेंडर ऑफ द राइट, राइट। लिमिटेशन की बात करें तो केस ब्लैक बहुत ज़्यादा है, शॉर्टेज ऑफ जजेज हैं, स्टाफ हैं, फंडिंग, पॉलिटिकल प्रेशर एंड डिफिकल्टी इन इंक्रोचिंग जजमेंट। कंक्लूजन की बात करें टॉप ऑफ होम, टुडे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट। इट रिमेन वन ऑफ द रिस्पेक्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल कोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है, अच्छा क्वेश्चन है 2021 में इंडियन जुडिशरी के ऊपर, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
यस किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी परमिशन लेना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस, जिस तरीके से सुप्रीम किसके तहत करते हैं, आर्टिकल 137 के तहत। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ये से वो भी ये कर सकते हैं। ओके, एनएससी मतलब है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब फंक्शनिंग विद द लेस देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ। सब जब हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो ये जो है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो है 2004 के अंदर, नहीं 89 है, सॉरी 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 2004 में इसको जो है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उससे अलग कर दें, तो ये जो है डिवाइड हो जाता है कमीशन, और इसके तहत जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया जाता है 2004 के अंदर। ओके, और पहले एक स्टेट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 3 मेंबर होते हैं, कुछ जो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। Anyway, data from the Ministry of Tribal revealed that the National Commission for Scheduled Tribes is currently functioning with less than 50% of its actual strength. Issue with the staffing the commission. The sanction strength of the ST panel is one challenge. One कौन होते हैं, तो चेयरपर्सन होता है, 1 चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, एंड 3 मेंबर होते हैं। टोटल ऑफ 5 मेंबर है। 2 अमंग द वाइस चेयरमैन एंड मेंबर मस्ट बी फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी एंड 1 मेंबर मस्ट बी अ वुमेन। तो ये किसी कंडीशन। हाउएवर करंटली जस्ट अ चेयरपर्सन जिनका नाम है हर्ष चौहान एंड 1 मेंबर दैट इज़ द अनंता नायक, विद ऑल अदर पोजीशन जो है वो वैकेंट है। ठीक है, दैट ऑफ मैंडेटरी एसटी मेंबर जो होना चाहिए वो वैकेंट है, वैकेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर। ये जो लास्ट 3 ईयर से वैकेंट है। पोस्ट अंडर ग्रुप ए बी सी अगेंस्ट टोटल सेक्शन पोस्ट 124-70 पोस्ट आर वैकेंट, राइट। Among the group A post sanctioned post of the superintendent of police and law officer and accountant officer 2004, मतलब ये पोस्ट खाली है। बाकी आप देख सकते हैं, राइट। अदर कंसर्न फीवर मीटिंग होती है, हाई रेट ऑफ केसेस है, मतलब ये है कि पुलिस सही से रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं। जब हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल 338 के तहत आता है इंसर्टिंग न्यू आर्टिकल 338 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 2003 के साथ 2004 में जो है इसको बनाया गया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाज रिपील्ड बाय द 2 सेपरेट कमीशन नियरली, फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, राइट। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब आर नेम्ड बैकवर्ड ट्राइब, टर्म बैकवर्ड ट्राइब लिविंग द एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया एज पर आर्टिकल 1931 के सेंसस के हिसाब से जो है इनका एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया कहा गया था। लेकिन आर्टिकल 366 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, मतलब ये इसके द्वारा डेफिनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। उनके द्वारा बता दिया जाता है कि जो डेफिनेशन या जो शेड्यूल में आर्टिकल 342 के तहत जो ट्राइब है वही जो है आपकी शेड्यूल ट्राइब होगी। डिफाइंड टू tribal communities are deemed under Article 342. 340, the President may specify the tribe of the scheduled caste in relation to the state or the union territory. Among the 700 tribes notified, the largest number of tribe communities, 62, are found in Odisha. No tribe was identified in Haryana, Punjab, Chandigarh, Delhi and Pondicherry, right. अगर हम बात करें जो कमेटी है लोकल कमेटी 1965, इसके द्वारा जो है डिफिनेशन दी जाती है शेड्यूल ट्राइब की। भूरिया कमीशन बनाया गया था 2002 से लेकर 2004 में। इट फोकस्ड इशू सच एज द 5th शेड्यूल टू द ट्राइबल लैंड, फॉरेस्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर ये फोकस करते हैं। जाक्सा कमेटी 2013 में बनाई गई थी। बेसिकली ये बात करते हैं कि क्या क्या इशू निकल कर आ रहे हैं जो पॉपुलेशन है, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन, जो आर्टिकल 366 और 242 आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे मेंशन किया गया है लाइवलीहुड से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है, एजुकेशन की क्या कंडीशन, हेल्थ की क्या कंडीशन है, एक्सेट्रा। ओके, आगे इनिशिएटिव टेकन, फॉर एग्जांपल एकलव्य मॉडल, ट्राइफाइड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मैं कई बार इसको बता चुकी हूँ। डेवलपमेंट ऑफ द पीवीटीजी, मतलब ये सब प्लान भी है, ट्राइबल सब प्लान है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन अनाउंस इन द रीसेंट बजट, तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। अगर हम बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर फॉरेस्ट ड्वेलर राइट एक्ट ऑफ 2006, तो ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। केरला हैज़ अ ड्रग प्रॉब्लम, ठीक है, तो केरला की ड्रग प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। केरला हाई इंक्रीज इन द इन्वॉल्विंग केस, जैसे ड्रग हो गया, लिकर हो गया, प्रोहिबिटेड टबैको हो गया, आइटम हो गया, सजेस्टिंग दैट द ड्रग हैज़ बिकम अ न्यू प्रॉब्लम फॉर द स्टेट। बैकग्राउंड की बात करते हैं, डेटा शोज द पुलिस रजिस्टर अप्रोक्सीमेटली दिस टाइप ऑफ केस एज अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1986 in 2022, a jump of over 300 when compared to 2016.
When there was a fall in the quantity of the ganja seized in 2022 over the previous year, seizure of heroin, चरस and the हरीश has gone up. मतलब ये है कि जो गांजा है उसका जो सीजमेंट है वो कम हुआ है, लेकिन हीरोइन, चरस एंड हरीश का जो सीज है वो ज़्यादा हुआ है. Bangalore and Goa remain major hub from where the drug of the sourced and cannabis is the main drug used by the teenager. ठीक है. The steady rise in the drug related cases in Kerala is a factor of both strict enforcement and raids and easy to काउंटरबैंड. मतलब ये है कि जो स्टेडी राइज हुआ है, नंबर फर्स्ट ये है कि जो पुलिस की गतिविधि है वो बढ़ चुकी है, और सेकंड जो है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो रहा है रूल का या लॉ का. यंगस्टर आर नाउ अवेयर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंथेटिक रिक्रिएशनल ड्रग, for example MDMA and LSD. There is a peer pressure to explore these drug and scale of the drug addiction problem in India. अगर हम देखें तो पूरी की पूरी अपनी कंट्री की देखें तो ये था एक स्पेसिफिक केस ऑफ द केरला. रीज़न मैंने बता दी क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ से सोर्स्ड है ये बता दें. फॉर एग्जांपल बेंगलुरु किस एक्ट के तहत पकड़े गए ये भी मैंने आपको बता दिया. लेकिन इंडिया की क्या कंडीशन है और पूरे वर्ल्ड में हम किस तरीके से स्टैंड करते हैं. द UNODC वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 established that the around 284 million people was drug worldwide. The report also claimed that India is one of the largest, single largest opiate market and most addict आर बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 35. और ये जो है वर्किंग एज में आता है और दे आर एम्प्लॉयड बेसिकली. मोर देन 60% ऑफ इलिसिट ड्रग्स सीज्ड इन इंडिया आर फ्रॉम पंजाब. ठीक है, पंजाब में भी ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा राइज कर रही है. बाकी आप ये ग्राफ अगर देखना चाहते हैं तो यू कैन सी है 2019 में किस किस हिसाब से सीज किया गया था. अगर हम देखें तो 2019 में जो क्वांटिटी सीज की गई थी पंजाब से 90.77 है. 2020 में ये जो पूरा आंकड़ा है 211.92 पहुंच गया है, और केरला में यही आंकड़ा 2021 के अंदर 339 पहुंच गया है. ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक है. अगर हम देखें कि गोल्डन क्रिसेंट किसको कहते हैं तो ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये 3 कंट्री का समूह है. उसी तरीके से गोल्डन ट्रायंगल पूछे जाए तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम. ठीक है, तो कंबोडिया यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल में. ओके, द गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फंड कॉल्ड द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़. तो मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक फ़ंड को एस्टेब्लिश किया गया ताकि मीट कर सके हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग, रिहेबिलिटेटिंग एडिक्ट्स, एजुकेटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द ड्रग एंड द मिसयूज़ ऑफ इट. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एग्जांपल हम पुर्तगाली मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. क्या होता है इसमें, पुर्तगाल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिस्क्रिमिनलाइज द पोजेशन एंड द यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग. इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग पीपल टू कोर्ट फॉर ड्रग पोजेशन, इट्स मॉडल फोकस ऑन द एजुकेशन, ट्रीटमेंट एंड हार्म रिडक्शन. ऑपरेशन ग्रीन गियर बॉक्स वाज स्टार्टेड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू कॉम्बैट द स्मगलिंग ऑफ द हीरोइन बाय द डिटेक्टिंग the hidden drug in the gearbox. Okay, next है India proximity to 2 of world's biggest illicit opium growing state has enhanced her internal security concern. ओके, तो मैंने बता दिया आपको गोल्डन क्रेसेंट जैसे आपका ईरान हो गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल में जब देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड. ओके, एक्सप्लेन द लिंकेजेस बिटवीन द ट्रैफिक एंड अदर इलिसिट एक्टिविटी. तो आपको बता रहे हैं क्या लिंकेज है किसमें, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है और जो मतलब इलीगल गतिविधियाँ होती हैं सच एज द गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. व्हाट काउंटर मेजर जो है हम ले सकते हैं कि इन सब सिचुएशन को रोक सकें. वेलफेयर स्कीम एंड वल्नरेबल सेक्शन में देखें तो असम के द्वारा क्रैकडाउन किया गया है चाइल्ड मैरिज के दर. इंपॉर्टेंट है, मोर देन 2000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन अ स्टेट वाइड क्रैकडाउन ऑन अ चाइल्ड मैरिज दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ असम. डेट ऑन चाइल्ड मैरिज, डेट ऑन चाइल्ड मैरिज अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन एस्टिमेटेड सजेस्टेड दैट 1.5 मिलियन गर्ल्स गेट मैरिड बिफोर दे टर्न 18 इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू 2017 44% ऑफ वुमेन इन असम वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18. तो ये जो डेटा वो खतरनाक है. द फिगर फॉर राजस्थान, बिहार एंड मध्य प्रदेश जो है 47% है, 46% एंड 43% इन मध्य प्रदेश. ओके, चाइल्ड मैरिज जो है गर्ल्स हु मैरी यंग, लैक एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. चाइल्ड मैरिज परपेचुएट साइकिल ऑफ पॉवर्टी. चाइल्ड ब्राइब्स आर
मोर लाइकली टू रिमेन इन पॉवर्टी, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका इम्पोरिश फैमिलीज़ है मे चूज चाइल्ड मैरिज रिड्यूस द एक्सपेंसेस। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन चाइल्ड मैरिज देखें तो जैसे मनुस्मृति में क्या कहा गया, इट सेज दैट इफ द फादर फेल टू मैरी ऑफ हिज डॉटर विद इन 3 years ऑफ अटेनिंग पॉवर्टी शी कैन फाइंड अ स्पाउस ऑन हर ओन। और मेधा टीटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द अर्लीस्ट कमेंटर थे मनुस्मृति भी, उन्होंने उन्होंने क्या कहा 8 years इन द राइट एज फॉर अ गर्ल टू बी गिवन इन अ मैरिज। ठीक है, मतलब मनुस्मृति ने कहा है कि 15 मतलब जब आपकी जो डॉटर है पबर्टी अटेंड कर लेते हैं और उसके 3 साल बाद अगर आप मैरिज नहीं कर सकते हैं तो लड़की को हक बन जाता है वो खुद के लिए अपना लड़का ढूंढ सकती है। और मेधावत में कहा गया है कि 8 साल की उम्र यहाँ पे बेसिकली दी गई है। ठीक है, द ऋग्वेद मेंशन्ड Garbadhan attaining the wealth of his womb. It is the first of the 16 संस्कार हिंदू expected to perform. Greek traveler Megasthenes के द्वारा भी कुछ लिखा गया that he was told that the women of the प्रधान पेनेडियन मतलब जो पेनेडियन किंगडम था साउथ में इंडिया bear children at 6 years of age. About 7 centuries later the Persian polymath Al-Biruni wrote that the child marriage were rampant in India. ठीक है, मॉडर्न इंडिया की बात करें तो द कॉलोनियल स्टेट द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1861 एंड 1891 ब्रोट इन रिफॉर्म इन द कॉन्जुगल राइट। 1961 एक्ट laid down 10 years as the minimum age for the sexual intercourse. The Hindu intelligentsia opposed raising the age to 12 on the ground that it violated norm related to the गर्भधन। ठीक है, तो ये उनका तर्क था। एनीवे, रुक्माबाई गेव हिज न्यू इनपुट ऑफ द कैंपेन ऑफ सोशल रिफॉर्म लाइक M.G. रनाडे, Behramji Merwani Malabari. Rukmabai had refused to solemnize her marriage which had taken place when she was 11. ठीक है, तो मतलब उन्होंने मना कर दिया था। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम देखें एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस ओके, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस द मिनिमम मैरिजेबल एज जो है 15 ईयर हुआ करती थी, बाद में मैन की जो है 18 कर दी गई है। 1978 में जो एज है वो 18 से 21 कर दी गई है। ओके, ईयर लेटर इन 2008 द लॉ कमीशन कम आउट विद द रिपोर्ट विच स्टेटेड दैट द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन शुड बी 18 ईयर ऑफ एज हैज़ बोथ आर कंसिडर्ड एलिजिबल टू वोट एज सिटीजन एट द टाइम। तो ये लॉ कमीशन के द्वारा बोला गया था। लॉ प्रेजेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, द पोस्को एक्ट था 2012 का, क्रिमिनलाइज द सेक्स बिटवीन माइनर एंड एन एडल्ट। तो ये अब याद रखिए पोस्को एक्ट। या नेक्स्ट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 चाइल्ड मैरिज आर इलीगल बट नॉट वॉइड। ठीक है, मतलब ये है कि चाइल्ड मैरिज जो है इलीगल है लेकिन वॉइड नहीं, इंस्टेड दे आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर पार्टी इन द सिनेरियो दैट द माइनर पिटिशन द कोर्ट टू डिक्लेयर द मैरिज इज वॉइड। मतलब ये अगर जब तक जो अगर माइनर है अगर वो कहता है कि ये जो शादी वो नहीं हो सकती तब तक वो शादी मान्य नहीं है। That stipulate 18 years as the minimum marriageable age for women, while for men it is 21 years. The punishment also extend to anyone who perform, conduct, direct or abet any child marriage. सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड अगर हम देखें 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 टू प्रोवाइड टू रेज द मैनेजेबल एज फॉर वुमेन अक्रॉस ऑल रिलीजन from 18 to 21. However, the Parliament panel explaining this is yet to submit its report. Establishment Jaitley Committee June 2022 by the Ministry of Women and Child Development submitted a report stated that the marriageable age for women should be increased from the 18 to 21 year। जो है हमें ये एज जो है बढ़ा देनी चाहिए ताकि जो फैक्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एजुकेशन जो विमेन है वो उसको कंप्लीट कर पाए। ठीक है, ओके, यूनाइटेड नेशन लैंड कन्वेंशन जो चाइल्ड मैरिज पे है, फॉर एग्जांपल द कन्वेंशन ऑन द कंसेंट ऑफ मैरिज, मिनिमम मैरिज एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन 1962, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड बीजिंग डिक्लेरेशन 1995। ठीक है, तो ये सारी की सारी वुमेन कन्वेंशन है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देखते हैं, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है।
इन द कंटेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री द रुक्माबाई केस जो है रिवोल्ट किया जाता है विमेन के गेन एजुकेशन नो, एज ऑफ कंसेंट यस, कब कब पास हुआ तो 1861 और 1891 में, रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट दैट इज ऑल्सो भी करेक्ट, तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ AMR एंड द बर्डन ऑफ डेथ, तो मतलब AMR जो है इट इज नथिंग बट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और ये WHO की रिपोर्ट के द्वारा ब्रेस किया गया। इट प्रोवाइड एविडेंस दैट द एनवायरमेंट प्ले अ की रोल इन डेवलपमेंट ट्रांसमिशन स्प्रेड ऑफ द एंटी माइक्रोबियल resistance. Antimicrobials are the intended to kill or inhibit the growth of microorganism. They include antibiotic, fungicide, antiviral against and pesticide. AMR occur when the microorganisms such as bacteria, virus, parasite और fungi become the resistant to microbial treatment to which they were provided the susceptible. मतलब ये है कि अगर जो पैरासाइट है वो जो दवाई हम खा रहे हैं उसका उसके ऊपर अगर फ़र्क नहीं होता है तो उसको ये एंटी माइक्रोबियल डिजीज़ कहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो आपका मतलब लाइफस्टाइल मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप कितना खा रहे हो। मतलब ये है कि इसका जो जेनेटिक्स प्रीडिपोजिशन से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके की फाइंडिंग अगर हम रिपोर्ट की देखें अप टू 10 मिलियन डेथ कुड बी अकर एनुअली बाय 2050 ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें डेथ का खतरा बढ़ जाता है। पोल्यूशन का AMR जो रिजल्ट करता है GDP ड्रॉप जो है 3.4 मिलियन बाय 2030। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एक्वायर रेजिस्टेंस फॉलोइंग कॉन्टैक्ट एंड रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। AMR चैलेंज आर लिंक टू द ट्रिपल प्लान ट्री क्राइसिस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मतलब ये है कि हमारी जो धरती है 3 चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा मात्रा में फेस करिए तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और थर्ड ये जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बढ़ना हो सकता है। देयर की फैक्टर AMR डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ केयर। सजेशन अगर हम रिपोर्ट के देखें तो क्रिएट रोबोस्ट एंड कोहेरेंट नेशनल लेवल गवर्नेंस लेकर आनी चाहिए, ग्लोबल एफर्ट को हमें बढ़ाना है, इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू AMR नेशनल एक्शन प्लान, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर व्हाट constitute a good microbiological identifier of the AMR, environmental monitoring and surveillance. AMR require one health response that recognize the health of people, animal, plants and the environment are closely linked and interdependent. Okay, बाकी आप कॉन्सिक्वेंसेज को देख सकते हैं। कोज क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, ओवर प्रेस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक, पेशेंट नोट टेकिंग एंटीबायोटिक एज प्रेस्क्राइब, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, पूरी इन्फेक्शन कंट्रोल अगर हॉस्पिटल में है तो पूर हाइजीन एंड सैनिटेशन, लैक ऑफ रैपिड लेबोरेटरी वगैरह है। कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम देखें तो ग्रेटर नंबर ऑफ AMR डेथ बढ़ रही है, रूटीन ट्रीटमेंट बिकम रिस्कियर टू परफॉर्म, स्टेप टेकन जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई डिक्लेरेशन 2012, इट प्रमोट एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, रेड लाइन कैंपेन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2017 टू 2021। ग्लोबल की बात करें तो EU के द्वारा मतलब यूरोपियन यूनियन के द्वारा बैन किया गया है मास मेडिकेशन इन एनिमल यूजिंग एंटीबायोटिक और अदर ड्रग। यूनाइटेड नेशन की बात करें वन हेल्थ अप्रोच लेकर आ रहे हैं। WHO की भी बात करें तो अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, पूछा जा सकता है कि ये जो वन हेल्थ अप्रोच है किसका इनिशिएटिव है, तो यूनाइटेड नेशन का करके आपको याद रखना। 30 ईयर ऑफ इंडो रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी 1993 का कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द आर्टिकल हाईलाइटेड द मेजर डायमेंशन ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ द इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1993। कंटेक्स्ट क्या है, द रशियन एम्बेसडर एक्सप्रेस डाउट अबाउट द US रिलायबिलिटी, मतलब उन्होंने कहा है कि US को हम रिलायबल पार्टनर नहीं बना सकते फॉर इंडिया एंड एम्फेसाइज द ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया एट एन इवेंट जहाँ पे 30th एनिवर्सरी जो है हम इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी 1993 मना रहे थे। हाईलाइट क्या है, रशिया एम्बेसडर स्पीच, इंडिया एंड रशिया हैड ऑलवेज बीन ऑन द सेम पेज विच कॉन्ट्रास्टेड विद द USA अप्रोच। रशिया हैज़ वेरी क्लोज कोऑपरेशन विद चाइना और इंडिया के लिए बेनिफिशियल है चाइना, ये उनका मानना है। इंडिया वुड लाइक टू बी सी नॉर्मलाइजेशन इंडिया चाइना रिलेशन, मतलब ये रशिया चाहता है कि चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे हों। रशिया वांट टू एक्सपेंड इकोनॉमिक प्रेजेंस इन पाकिस्तान, हाउएवर इट विल डू नथिंग डेट्रीमेंटल टू इंडिया, जैसे होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारी कोई फ्रेंडली कंट्री है वो अगर किसी और से अपना रिलेशन या फिर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से कॉपरेट करना चाहते हैं, इट इज़ गुड, बट वी शुड नॉट बी कंसर्न लाइक दैट। एंड बट येस जो हमारी डिफेंस
इसके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है, क्योंकि रशिया अगर उनको भी मान लीजिए सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, सेम वेपन हमारे पास सेम उनके पास है, तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट आ जाता है। एनीवे, रशिया हैज़ लिमिटेड डिफेंस रिलेशन विद पाकिस्तान, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स काउंटर टेररिज्म। अ वीक पाकिस्तान वुड नॉट बी बेटर चॉइस फॉर द रीजन फॉर इंडिया। और मतलब ये किसी के, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है, बट हमारा कोर एरिया ये कि जो पाकिस्तान है वो अपना जो बॉर्डर इशू है वो कंप्लीट करे, बट ये ऐसा हो नहीं पा रहा है ना। अब बात करते हैं इंडिया रशिया रिलेशन की। द एनुअल, अच्छा इस तरीके से किया हुआ है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, द एनुअल समिट मीटिंग बिटवीन पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट, मतलब रशियन प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म फॉर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरीके से रशिया के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, एक बार रशिया आप देख भी लीजिए। ओके, यू कैन सी हेयर द रशिया। देखो रशिया के आसपास की कंट्री इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन, बेलारूस, यहाँ पे एस्टोनिया, लटवाइया, लिथुआनिया, यहाँ पे आपकी बाल्टिक सी हो जाएगी, यहाँ पे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये आसपास की कंट्री है। प्लीज़ एक बार इसको देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे आपको 2 सी मिल जाएगी, जैसे मेडिटेरियन है और यहाँ पे ब्लैक सी है, कैस्पियन सी। देखो यूके, उज्बेकिस्तान एंड काजाकिस्तान के बीच में जो सी है वो अराल सी है, और जो आपका रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सी है, फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सी है, डेट मीन दिस वन, डेट इज़ द अजोव सी। इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर, क्योंकि नॉर्थ से साउथ भी आ सकता है और इससे वेस्ट लगाना, तो एम बी सी। और अगर यूक्रेन और रशिया में जो सी है वो अजोव सी है और यहाँ पे अराल सी है, ठीक है। अच्छा, आसपास अगर हम रशिया देखें तो इससे नीचे जॉर्जिया है, अजरबैजान, आर्मेनिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये कंट्री प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। हम कहाँ पे साथ में हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्रिक्स का पार्ट है, बिल्कुल एससीओ का पार्ट, लेकिन हम एनर्जी का पार्ट शायद नहीं है ना, एनर्जी का पार्ट नहीं है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, डेट इज़ करेक्ट। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, द की कनेक्टिविटी लिंक बिटवीन द रशिया एंड ईरान वाया ईरान, ठीक है। मतलब रशिया, इंडिया एंड ईरान के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। ओके, डिफेंस की अगर हम बात करें, इंडिया रशिया मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन हैज़ इवॉल्व्ड बायसेलुलर फ्रेमवर्क टू फॉर्म जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है को दोनों कोलाबोरेट करके बना रहे हैं। इनके द्वारा जो है 5.4 बिलियन की डील की गई थी। और ट्राई सर्विसेज हम इंदिरा करते हैं रशिया के साथ। इंडियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो की प्रायोरिटी है टारगेट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 बिलियन, ठीक है, 2025 तक। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो स्ट्रेटेजिक विजन फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन पीस यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग बिल्ट इन इंडिया विद रशिया कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। स्पेस कोऑपरेशन में देखें तो ह्यूमन जो स्पेस क्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल गगन हम जो भेजने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम स्पेस कोऑपरेशन हम रशिया के साथ कर रहे हैं। गगनयान के लिए जो है इंडियन नेवी के जो पर्सनल हैं उनकी भी हेल्प ली जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, द वर्किंग ग्रुप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंक्शनिंग अंडर द IRC-TEC इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम एंड द बेसिक कोऑपरेशन प्रोग्राम आर द 3 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनिशिएटिव जो है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी GIAN एंड द रशिया इंडियन नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कोऑपरेट करें। वैसे अगर हम देखें कल्चरल कोऑपरेशन, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया स्टडीज़ इन रशिया, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अमंग द रशियन पीपल इन इंडिया, डांस फॉर एग्जांपल, म्यूजिक, योगा एंड आयुर्वेदा। टाइमलाइन की बात करें तो 1968 में रशिया ट्रैवल अफगान FNC निकितिन बीइंग हिज जर्नी इन इंडिया। ये बेसिकली आपका फैक्ट है फ्रॉम द NCERT। 1947 डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया एंड रशिया के बिगन हुए थे। 1965 जो है द सोवियत सर्व्ड एज पीस ब्रोकर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। 1965 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। 1971 जो है हमने TT ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था। 1993 में न्यू TT ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया गया था इन कॉपरेशन। इंडिया एंड रशिया एंटर्ड इनटू द बायलैटरल मिलिट्री टेक्निकल एग्रीमेंट। उसके बाद जो है 2000 में डिक्लेरेशन ऑफ द इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2010, और द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज एलिवेटेड टू द स्पेशल एंड द प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2010 में हमने इसको अपग्रेड किया था, राइट। ओके, अब हमने 30 साल हमने किसके बनाए, न्यू ट्रीटी जो हमने रशिया के साथ किया था। अब 50 ईयर बायलैटरल टाइज हैं इंडियन कतर एंड इंडिया साउथ कोरिया रिलेशनशिप के। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंडिया कतर। अच्छा, कंटेक्स्ट क्या है, 2023 मार्क 50 ईयर 1973 ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कतर। अगर आप कतर को देखना, फॉर एग्जांपल दैट कंट्री इज़ इंडिया,
और कतर यू कैन सी है। तो कतर को कौन कौन सी कंट्री टच करती है? यमन करते हैं बिल्कुल, ओमान, आसपास के कंट्री देख रहे हैं बेसिकली, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर तो ये है ही है। कुवैत यू कैन सी, कुवैत सिटी की कैपिटल है, इराकी बगदाद है। जॉर्डन यू कैन सी है, यहाँ पे आप इजिप्ट देख सकते हैं, लेबनान, फ़लस्तीन, सीरिया, तुर्की। बेसिकली जो अभी भूकंप आया वो तुर्की और सीरिया के बीच में है। देखो ये आपकी अरेबियन प्लेट है और यहाँ पे आपकी यूरेशियन प्लेट है और ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है। ये तीनों एक जगह कन्वर्ज हो रही है। ओके, अब बात करते हैं एरिया ऑफ कोऑपरेशन। पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली रिलेशन, रेगुलर हाई लेवल विजिट, ज्वाइंट मीटिंग वगैरह होती रहती है। इकोनॉमी की बात करें, कतर जो है की एक्सपोर्टर है टू इंडिया इंक्लूडिंग द एलएनजी, मतलब हम यहाँ से जो है गैस ज़्यादा खरीदते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑयल। ठीक है, एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम आर्टिकल। इंडिया की एक्सपोर्ट टू कतर के हैं जैसे सीरियल है, कॉपर आर्टिकल, आयरन स्टील आर्टिकल, वेजिटेबल ऑयल। 2021 में इंडिया वाज अमंग द टॉप 4 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन फॉर कतर। मतलब यही कतर जो है एक अच्छा एक्सपोर्ट के लिए डेस्टिनेशन है। इंडिया कतर जो है स्टार्टअप ब्रिज इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव टू लिंक द इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को लिंक करने का इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज भी है। एनर्जी की बात करें तो मोर मेजर एनर्जी पार्टनरशिप है। कतर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू इंडिया। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जैसे जायर अल बहार। डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट हम वहाँ से करते हैं। मेरीटाइम रिलेशन हमारे अच्छे हैं इंडियन पोर्ट और कतर पोर्ट्स के बीच में। कल्चर एक्सचेंज की बात करें तो वाइब्रेंट कल्चर एक्सचेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कल्चरल फेस्टिवल शोइंग इंडिया एंड कतर आर्ट आर द हेरिटेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पीपल टू पीपल, द सिग्निफिकेंट इंडियन को जो वहाँ पे कम्युनिटी है कतर के अंदर। कतर अभी न्यूज़ में था क्यों? क्योंकि देखो अभी कुछ प्लेयर जो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो कतर की जो वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप है वो वहाँ पे नहीं गए। द रीज़न डैट जो हमारी कंट्री से जो पॉपुलेशन वहाँ पे जाती है, इनका जो ह्यूमन राइट है वो वायलेट हुए हैं जब वो घर मतलब वहाँ का रेनोवेट वगैरह कर रहे थे, तो इस वजह से। और अगर हम कतर फीफा की बात करें तो उसमें जीता अर्जेंटीना है, सेकंड स्टैंड पर फ्रांस रहा है। और नेक्स्ट टाइम जो ये फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको के अंदर होंगे। ओके, large Indian community in Qatar, over 8 lakh, and close tie between the two countries through expatriate. Qatar Fund for Development send medical relief material to India. 14 Indian schools in Qatar are offering CBSE curriculum. ठीक है, 14 इंडियन स्कूल जो है कतर के अंदर वो CBSE करिकुलर को जो है ऑफर करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया साउथ कोरिया टाइज की, बायलेटरल कॉन्सुलर रिलेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 एंड अपग्रेड टू डिप्लोमेटिक टाइज इन 1973 ऑन द ओकेजन द वॉकिंग पिलग्रिमेज 108 बुद्धिस्ट monk from South Korea will begin from the Sarnath in Varanasi and culminate at Shravasti after traversing through the Nepal to mark 50 years of the South Korea diplomatic ties and the trace the Lord path Buddha followed. For example, यू कैन सी है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिलेशन की, स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली रिलेशन है, रेगुलर जो है हाई लेवल मीटिंग होती रहती है। फॉर एग्जांपल 2+2 डायलॉग, ज्वाइंट कमीशन मीटिंग है, कोऑर्डिनेट एक्टिस्ट पॉलिसी के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो 2022 में बायलेटरल ट्रेड जो है 27 बिलियन पहुंच चुका है। कोरिया प्लस इनिशिएटिव टू प्रमोट फैसिलिटेट कोरियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सच एज ज्वाइंट वेंचर हो गया इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड शिप बिल्डिंग। एनर्जी की बात करें तो ग्रोइंग एनर्जी कोऑपरेशन, सिविल एनर्जी फॉर एग्जांपल कॉरिडोर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट एक्सेट्रा। ओके, कल्चर की बात करें तो बुद्धिस्ट कनेक्शन है। नेक्स्ट इज द समूह यूसम, टेक्स्ट 13C में जो लिखा गया था, डेट द प्रिंसेस फ्रॉम द अयोध्या मैरिड अ कोरियन प्रिंसेस एंड बिकम क्वीन देयर, दैट इज नेम हिज हुर वांगओक इन 48 AD। कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पे शोकेश किए जाते हैं इंडियन कोरियन आर्ट एंड हेरिटेज के बीच में। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ रहे हैं। द सिग्निफिकेंट कोरियन एक्स कम्युनिटी इन इंडिया, ग्रोइंग इंडियन कम्युनिटी। मतलब ये है कि दोनों का दोनों एक्सचेंज ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस पेपर 3 के ऊपर चलते हैं, देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट आपको रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी एंड द गवर्नमेंट अबाउट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू प्लेस इंडियन मिडिल क्लास इन्वेस्टर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंडियन मिडिल क्लास इन्वेस्टर। बैकग्राउंड ये है कि जो अडानी ग्रुप है उसका केस है। बाकी आप अडानी ग्रुप के बाद देखना चाहते हैं तो यू कैन सी है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर किस तरीके से काम करते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कौन कौन से सेबी के द्वारा, फॉर एग्जांपल एजुकेशन प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करना, इन्वेस्टर अवेयरनेस करना, ठीक है, स्टॉक्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हाई रिस्क के बॉन्ड्स, कौन से म्यूचुअल बॉन्ड्स क्या है,
यूलिप स्कीम क्या है और गोल्ड के लिए क्या है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को हाई किया गया, इसका मतलब क्या है बेसिकली, देखो ये तो आप जानते हैं कि क्या क्या हाई किया गया। लोअर इन्फ्लेशन, द हाइक इन द रेपो रेट इज प्रोटेक्टेड टू हेल्प मतलब जो इन्फ्लेशन है मॉडरेट रहे इन द कंट्री एज द कॉस्ट ग्रोइंग विल इंक्रीज एंड द डिमांड ऑफ पीपल विल दस डिक्रीजिंग। और व्हाट इज द हॉकिस स्टांस, हॉकिस स्टांस और डोविस मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है बेसिकली, यू कैन सी है ये है आपका करेंसी अप्रिशिएशन और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टरी जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आनी होती है रिड्यूस कर द इन्फ्लेशन को, तो हम ये कह सकते हैं डेट इज़ नथिंग बट अ स्टैंड ऑफ द हॉकिश। अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो वीकर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं, एक्सपेंसिव पॉलिसी को लेकर ना स्टिमुलेट द इकोनॉमी, दैट द मेन रीजन फॉर आरबीआई हॉकिश स्टांसेस कुड बी ड्यू टू द आउटलुक ऑफ इंडिया स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द हायर इन्फ्लेशन, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, डील विद द सप्लाई एंड द कॉस्ट ऑफ द मनी इन एन इकोनॉमी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ऑब्जेक्टिव यह है कि हम मतलब माइंड में ये रहे कि हमें ग्रोथ को भी प्रमोट करना। द आरबीआई को जो है 1934 जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया था, उसमें जो टारगेट का जो मतलब इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया था 4 से लेके +-2% है। बाय द सेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन विद आरबीआई वंस एवरी 5 ईयर, ठीक है, वंस एवरी 5 ईयर ये कंसल्टेशन के साथ जो है 5+2 की लिमिट जो है चेंज की जा सकती है। द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वाज मेड ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन बैक बाय द टारगेट लेवल ऑफ 4%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं 2016 में 1934 के एक्ट के अमेंडमेंट के साथ इसको बनाया गया था। ये जो है बाइंडिंग होता है ऑन द बैंक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ मेंबर मस्ट बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी स्टैंडिंग हैविंग अ नॉलेज का एक्सपीरियंस द फील्ड ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंस के बीच में उसकी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट टू डू, फिर द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरबीआई। कंपोजिशन की बात करें तो 6 मेंबर हैं, 3 गवर्नमेंट है, 3 आरबीआई के यहाँ पे होते हैं। और ये जो पूरा फैसला जो लेती है ये मैंडेटरी होता है, हर 5 साल के बाद जो गवर्नमेंट के साथ इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2017 में क्वेश्चन है। डिसाइडेड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट इट इज करेक्ट। 12 मेंबर बॉडी नहीं, ये 6 मेंबर बॉडी है। इट फंक्शन द मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन ऑफ, मेरे हिसाब से ये भी गलत है। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये है 2020 के ये क्वेश्चन है, पता नहीं ये क्वेश्चन क्या है बट एक बार भी इसका आंसर है, प्लीज़ एक बार इसको जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस गवर्नमेंट ऑन ट्रैकिंग विद द स्पेशल डेफिसिट टारगेट, मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है क्या वो अपना जो फिजिकल टारगेट है उसको अचीव कर रही है या उसकी तरफ काम कर रही है या नहीं। द आर्टिकल हाईलाइटेड हाउ द यूनियन बजट 2022 और 23 हैज ट्राई टू अचीव द फिजिकल कंसोलिडेशन ऑन वन हैंड एंड इकोनॉमिक रिकवरी ऑन द, मतलब ये फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपना जो खर्च है वो कम करेगी और अपनी जो इनकम है वो बढ़ाने की कोशिश करेगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेन एम यहाँ पे रिकवरी को भी रखा गया है। इन द यूनियन बजट 2023 द फाइनेंस मिनिस्टर चूज द पाथ ऑफ द रिलेटिव फिजिकल प्रूडेंस, मतलब ये कह सकते हैं फिजिकल प्रूडेंस का पाथ चूज किया गया एंड डिक्लाइन फिजिकल डेफिसिट टू 5.9% ऑफ जीडीपी एंड कंपेयर विद द 6.4 इन द फाइनेंशियल ईयर 23। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंटिन्यू ऑन द path of fiscal consolidation, reduce deficit and reach a fiscal deficit below 4.5% by 2025 to 26। ओके, यूनियन बजट 2023-24 में क्या क्या बताया गया। डिफरेंट डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट जो है एफ डी पैक्ड एट 5.9% ऑफ जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 डाउन फ्रॉम द 6.4 इन 22 to 23, ठीक है। बाकी द एफ डी 2023-24 द नेट मार्केट बोरोइंग फ्रॉम द डेटेड सिक्योरिटी आर एस्टिमेटेड टू, देखो ये डेटा आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान ही मत दीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट कितना 4.1 है। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें 2.3 से 3% बढ़ गए, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एक्सटर्नल डेट बढ़ता जा रहा है, यू नो वेरी वेल। फिजिकल कंसोलिडेशन लॉवरिंग फूड फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम सब्सिडीज को लो लेवर किया गया। बाकी आप देख लीजिए वाई नीड टू बी डन फॉर रिवाइविंग ग्रोथ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हेलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो जो गवर्नमेंट है उसको भी मेजर लेने पड़ेंगे। ऑल्सो हाई इंटरेस्ट रेट रिजिम कैन हर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस ऑल्सो, तो अगर हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इससे अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो जो आपके बिजनेसमैन हैं वो जो पैसा नहीं उठा पाएंगे, अगर उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा उनके लिए, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ से रिटार्ड हो सकती है। देयरफॉर फिजिकल पॉलिसी मेजर आर द क्रूशियल टू टैकल द, तो हम ये कह सकते हैं फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को ही जो है टारगेट करना पड़ेगा फिजिकल को
फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए। क्या क्या टारगेट यहाँ पे रखा गया, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नमेंट फिजिकल मॉड्यूलेशन क्या है, ये वैकेंसी है। व्हाट लाई अहेड, ये एक बार पढ़िएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन कॉज इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये डिमांड पुल की इन्फ्लेशन किससे बढ़, फिजिकल स्टिमुलस से बढ़ सकते हैं। एक्सपेंसिव पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, मतलब इन्फ्लेशन के साथ अगर हम इंडेक्स कर दें वेजेस को, तो ये अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी जो वेजेस है वो भी बढ़ेगी। दैट इज ऑल्सो बी द रीज़न। हायर परचेजिंग पावर, येस। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, तो ये भी सही है। नहीं, फिफ्थ गलत है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। थर्ड भी नहीं है बच्चे। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए, यूनियन बजट के द्वारा 2023-24 को रिकॉर्ड किया हाई प्रायोरिटी फॉर मिलेट। मिलेट की बात करते हैं, मिलेट में क्या आता है, आपको ज्वार आता है, फॉर एग्जांपल सोरगुम, बाजरा आता है, रागी आता है। इंडिजिनस वेराइटी ऑफ स्मॉल मिलेट्स लाइक कोडू, कुट्टी, चना एंड सनवा, ये सारे के सारे मिलेट्स का प्रकार हैं। और मिलेट्स जो है सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाउंड आउट किया गया था। शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड होता है, लोअर वाटर रिक्वायरमेंट है, कैन ग्रो इवन इन अ पुअर सॉइल, और ये जो है खरीफ क्रॉप के तरीके से देखा जाता है। बाकी मेजर प्रोड्यूसिंग इंक्लूडिंग राजस्थान हाईएस्ट है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। बाकी आप यू कैन सी हेयर द एरिया वेयर द मिलेट्स आर ग्रोन, फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न वाला पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। 2023 जो है हैज़ डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन अ प्रपोजल ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, राइट। ओके, कुछ पॉइंट और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया अकॉर्डिंग फॉर द नियरली 41% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, नाइजीरिया एंड चाइना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर द मिलेट इन द वर्ल्ड according for amounting for more than 55% of the global production. However, in recent years, the millet production has increased dramatically in Africa. Production of millet has increased from 14.5 to इंडिया के एफर्ट क्या, इंडिया एफर्ट इन पुशिंग मिलेट, इट विल फॉर्मुलेट, मतलब जो फसाई हैं वो फॉर्मुलेट करेगी गाइडलाइंस इंक्लूडिंग द मिलेट इन द फूड मेन्यू ऑफ द स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट कैंटीन, और मिलेट कैंटीन टू प्रोड्यूस द मिलेट बेस्ड फूड्स। यूथ अफेयर मिनिस्ट्री जो है वेबिनार एंड कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया, फॉर एग्जांपल फिट इंडिया ऐप को भी लॉन्च किया गया, और वहाँ पे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है मिलेट की वो बताई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इट हैज़ ऑर्गेनाइज मिलेट फेयर कम एग्जीबिशन डिफरेंट स्टेट। वट आर द बेनिफिट ऑफ मिलेट, इको फ्रेंडली है, हेल्दी है, लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब इट मेजरिंग ऑफ द हाउ मच ब्लड शुगर लेवल स्पाइक आफ्टर कंज्यूमिंग ऑफ द फूड आइटम। द प्रोसेस्ड wheat or rice high in a fiber content है, they are rich in micronutrient. Millets also contain niacin which is a link to the lowering triglyceride and increasing the high density lipids or good cholesterol. Millet contain a no gluten and suit people with the gluten allergy, जो जिसको gluten से एनर्जी होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटेन कहाँ पे पाया जाता है, तो वीट वगैरह, तो कुछ पर्सन को वीट नहीं खाने की अनुमति दी जाती है, तो उसका एंटी है ये, मतलब ये जो है यहाँ पे ग्लूटेंस नहीं पाया जाता, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ये होता है कि आप अगर एक बाइट खाते हो तो कितना आपका इंसुलिन जो है वो स्पाइक करता है, ठीक है। मतलब ये है कि स्पाइकिंग की रेट यहाँ पे कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, फार्म मशीनरी इंडस्ट्री इन इंडिया। NAC, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, हैज़ रिलीज अ रिपोर्ट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर रिलेटेड टू द फार्म मशीन इंडस्ट्री। रिपोर्ट एनालाइज किया है नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी फ्रॉम बोथ डिमांड सप्लाई साइड परस्पेक्टिव एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन for reform based on global practice. Farm mechanization refer to the use of the machinery and equipment in agriculture operation. जब भी हम एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे हम जो हमारी मशीनरी एंड इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं तो उसी को ही हम फार्म मैकेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। It involves the integration of various tools, for example technology, to automate and streamline various farming processes including the planting, tilling, harvesting and the ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप की हाईलाइट जो इस रिपोर्ट के है, रिकमेंडेशन मेजर एंड रिफॉर्म बाय इंडिया टू बिकम अ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट हब फॉर नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीन। द फार्म पावरबिलिटी ऑफ इंडिया इज मच लोअर कंपेयर टू अदर कंट्री लाइक कोरिया, जापान एंड द USA. फार्म विद पावर सप्लाई, uneven distribution, mismatch between the needs and banks are reluctant to lend to farmer, that is the problem. फिर हमने क्या किया कि गवर्नमेंट के द्वारा फार्म मैकेनाइजेशन के प्लान चलाए गए हैं, फॉर एग्जांपल सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ड्रोन प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द FMTT ऑन एग्रीकल्चर एंड मशीन इंक्लूडिंग ट्रैक्टर, पावर टिलर. The institute have provided a pool of over 2.3 lakh skilled professionals in the area of the mechanization. Benefit from the mechanization क्या क्या होगा बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं.
Okay, Nordic India connection to power, green transition. The Nordic country are ready to offer the technology expertise to India as they move toward the green, digital and innovative future. ठीक है, ओके तो मतलब ये है कि हम यहाँ पे ग्रीन, डिजिटल, इनोवेटिव फ्यूचर के लिए नॉर्डिक कंट्री के साथ जो है डिस्कस करेंगे. नॉर्डिक कंट्री में इंक्लूड सॉवरन स्टेट जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन इंक्लूड होते हैं. बाकी आप यू कैन सी आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क. ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी नॉर्डिक कंट्री हो जाएगी. रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है इंडिया नॉर्डिक कंट्री रिलेशनशिप. द सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट हुई थी कोपेनहेगन 2022 में. बोथ एग्री टू इंटेंसिफाई कोऑपरेशन ऑन द डिजिटलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम ड्यूटीज एंड द सर्कुलर इकोनॉमी. ट्रेड लिंक जो है 2 बिलियन से बढ़ चुका है in the last 3 years and is likely to become one of the India's largest single foreign investment. Okay, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक फंड भी बनाया गया है. फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल अब्रोड हैज़ इंक्रीज या इन्वेस्टेड अराउंड 1.50 करोड़ इन इंडिया सो फार. लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लेड इट launched by Sweden and India at the United Nations Action Summit in 2019 and supported by the World Economic Forum. It gathered countries and companies that are committed to action to achieve the Paris Agreement. ठीक है. अब बात करते हैं अनटैप्ड पोटेंशियल. ट्रेड इन सर्विसेज, टूरिज्म, एजुकेशन, IT, एनर्जी, मैरीटाइम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. वे अहेड क्या है? फाइनलाइजिंग अ वे इक्विटेबल एंड बैलेंस्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, तो वे आइडिया है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें. फिनलैंड एज द मेंबर ऑफ द EU इज अ पार्ट ऑफ द EU इंडिया FTA नेगोशिएशन एंड नॉर्वे इज नेगोशिएटिंग थ्रू द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो नॉर्डिक कंट्री हैव बीन पायनियरिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी. मतलब ये है कि इन कंट्री के अंदर ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे इनके साथ कोऑपरेट ज़्यादा करना चाहिए. एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिया कैन बिकम ग्रीन ट्रांजिशन सच एज द हाइड्रोजन, ऑफशोर बैटरीज एंड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टू स्टॉप द क्लाइमेट चेंज एंड द बूस्ट द ग्रीन ग्रोथ. बाकी 6 पिलर हैं इंडिया आर्टिक पॉलिसी के. फॉर एग्जांपल साइंस एंड रिसर्च के ऊपर फोकस करना, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट प्रैक्टिसेस ऐसी हो जो सस्टेनेबल रहें, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग. नंबर 4 है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. 5th है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, जनरेटिव AI. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड generative AI previously. The points here are only the unique point that are not covered previously. ठीक है, तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि क्या क्या है. फॉर एग्जांपल जनरेटिव AI है क्या, पहले तो हमें ये जानना होगा. जनरेटिव AI मतलब रेफर टू द कैपेबिलिटी द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड machine to use existing text, audio clips or image to create the new content. The software uses यहाँ पे complex machine learning model to predict the next word based on the previous word sequence के हिसाब से next word को predict करना भी इसमें पार्ट है, और next image based on the word, और उसी के साथ जो वर्ड्स हम लिखेंगे उससे रिलेटेड इमेज भी ये प्रस्तुत कर पाएगा. Since then large language and text to image model are proliferated at leading tech firms including the Google, for example, BERT and Lambda. Facebook का अगर हम देखें तो Optus 175B, Blender Bot and OpenAI non-profit is the Microsoft is the dominating investor and DALL E2 for image and the Whisper for speech. Okay, तो अब बेनिफिट क्या है, ये जो है ऑटोमेटेड को प्रमोशन करेगा, इंप्रूव करेगा कंटेंट क्वालिटी को, इंक्रीज़ करेगा कंटेंट वेराइटी को एंड पर्सनलाइज कंटेंट को जो ये प्रमोट करेगा. जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क मतलब जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क इज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल इन विच 2 न्यूरल नेटवर्क compete with each other to become more accurate in their prediction. GAN typically run unsupervised and use cooperative zero-sum game framework to learn. एथिकल कंसर्न जो निकल कर आते हैं जनरेटिव AI से, बायस हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, प्रीवेसी का कंसर्न निकल कर आता है, एक्सेट्रा. प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ अच्छा कुछ हो रही है बच्चे तो ओके. ओनरशिप एंड कंट्रोल, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड मिसयूज भी किया जा सकता है, तो ये एक जो है कंसर्न एरिया. इंडिया की इनिशिएटिव अगर हम देखें AI से रिलेटेड, द गवर्नमेंट हैज़ पब्लिश द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एन इकोसिस्टम फॉर द रिसर्च एंड अडॉप्शन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Subsequently, with the Make AI in India and AI Work for India
MIT has approved implementation of the National Program on Artificial Intelligence for the development of the AI-based solution and ensure AI for all. The Department of Science and Technology is implementing the National Commission on Interdisciplinary Cyber Physical System. ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ मोज की बात करें, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मेड प्रोग्रेस, बट मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है जो अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, उन्होंने कहा है कि जो पूरे के पूरा डिपार्टमेंट है वो प्रगति कर रहा है, लेकिन जो ग्रोथ है कुछ एरिया के अंदर स्लगिश है, मतलब बहुत कम है. प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट improve the quality of the weather service of farmer. IM target to set up the 660 dam by 25. 3 DMU were established at Kupwara, Jammu Kashmir, Almora and Pithoragarh in UK. However, the target was 20. नेक्स्ट देखते हैं इंस्टॉलिंग एंड कमीशन डॉपलर वेदर रडार को ये बनाएगा. नेक्स्ट है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, क्लाइमेट रिलीफ स्टेशन एंड पोलर स्टडीज need to replace upgrade the Matthew station in Antarctica. The committee hopes the proposed new strategy Matthew second will completed on time. Delay in acquiring the polar research vested with the approval in 2010. ठीक है, तो ये इसके सामने प्रॉब्लम निकल कर आती है. जो अगर मेजर स्कीम की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, द एटमॉस्फेरिक एंड द क्लाइमेट रिसर्च मॉडल ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसिंग, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, पोलर पेसर मतलब पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च, सिस्मोग्राफ एंड जियो साइंस, सेज एंड रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, डीप ओशन मिशन, जो ये तो अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था 2017 में चेन्नई के साथ, है ना, चेन्नई से 2019 में किया गया था, सॉरी. वी आर हेड क्या टू रिविजिट द परफॉर्मेंस, और जल्दी से जल्द से हमें अप्रूवल की नीड है. लॉन्ग टर्म ग्राउंड वाटर स्टोरेज इन गंगा बेसिन डक लाइन, यू कैन सी है. ओके, according to new estimate, groundwater storage level has been declining by 2.6 cm per year in Ganga basin. The impact was more pronounced in Rajasthan, Haryana, Delhi, with average storage decline जो है यहाँ पे कम हो रहा है ईयर से दर. बैकग्राउंड की बात करें, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ईयरबुक विच मॉनिटर ग्राउंड वाटर लेवल 4 times a year फाइंड आउट दैट द वाटर लेवल इन 21-22 रोज कंपेयर टू द 2011-20 एवरेज. द ब्रह्मपुत्र बेसिन विच वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्टडी शो मोर ग्राउंड लेवल रिडक्शन दैन द गंगा एंड द इंडस बेसिन. ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र पे ज़्यादा खतरा है. फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, द गंगा बेसिन एक्वीफर आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड. ठीक है, रिसर्च यूज 3 different methods to study long-term groundwater storage across 6 states. For example, data comprising 1996 and 2017 from the Groundwater Board, data for the gravity recovery and climate experiment, satellite launched in 2022 to access Earth water reservoir over land, ice and ocean, a model to study groundwater dynamics and storage changes. All 3 analyses depicted that the groundwater in the Ganga basin is declining. The new study included the study from Delhi, Haryana, Rajasthan and the Ganga basin. Rajasthan, whose groundwater reserve contribute about 90% of the drinking water and 60% of the irrigation, is showing an improvement in groundwater level in the recent past. Impact region wise देखें तो agriculture intensive regions and the urban areas like Delhi and Agra took the biggest hit. Delhi and Haryana have highest groundwater abstraction rate, तो ये भी आप भी याद रख सकते हैं because of the agriculture and population density purpose. Reason behind the WMO first state of global water resources 2021, the worsening impact of climate change of warming, more water flowing in the river channel due to the glacial melt. However, total water storage जो है decline हो रही है in the form of the groundwater. Over abstraction of water for irrigation is the हो रहा है, तो ये आप याद रख सकते हैं. अगर हम यहाँ पे इन्फोग्राफिक की बात करें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बाकी आप देखें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान है ये. वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट का बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, और इसको जो है लिवलीहुड के साथ किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द केस देयर. ओके, नेक्स्ट है ई वेस्ट इम्पैक्ट ऑन पुअर चिल्ड्रन. मतलब ई वेस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है पुअर चिल्ड्रन के ऊपर, ये आपका पूरा का टॉपिक है. राइजिंग अवेयरनेस ऑफ चिल्ड्रन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ई वेस्ट सेक्टर इज द क्रूड एंड द हैजार्ड प्रोसेस that goes unregulated. According to Global E-Waste Monitor 2020, the world dumped to 5.36 million metric ton of e-waste.
ठीक है। अबाउट ई वेस्ट की बात, द टर्म इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट रेफर टू द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंक्लूडिंग ऑल एक्सपोनेंट सब असेंबलीज कंज्यूमेबल विच आर पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट एट द टाइम ऑफ द ई वेस्ट जो है लार्ज डिस्कार्डेड अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड वॉशिंग मशीन एज वेल एज द स्मॉल पर्सनल इंक्लूडिंग कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल एंड मैनी अदर सर्विसेज। ओके, कौन कौन से मेटल है? फॉर एग्जांपल लिथियम, लेड, कैडमियम, मरकरी एंड क्रोमियम। ओके, इनसे होता क्या है? फॉर एग्जांपल पीसीओडी, डाइऑक्सिन की वजह से पीएच, पीसीडीएफ, और ये मतलब इसके कोज का कारण बनते हैं। ई वेस्ट से फॉर एग्जांपल लिथियम कहाँ पे यूज है? बैटरीज में, लेड कैथोड रे ट्यूब में, कैडमियम जो है प्रिंटेड विंटर बोर्ड्स के अंदर, मरकरी जो है प्रिंटर इंक्स एंड टोनर के अंदर, कैडमियम की बात करें फ्लोरेसेंट लैम्प में मरकरी यूज़ होते हैं। क्रोमियम 6 की बात करें तो टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क के अंदर, थर्मोप्लास्टिक के अंदर यूज़ होते हैं। हेल्थ रिस्क की बात करें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, डिसेबिलिटी कोज कर दे, रिडक्शन इन द IQ लेवल, एक्सपोजर टू हैजार्डस वेस्ट, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन हो जाता है, लॉस ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। इंडिया के इनिशिएटिव फॉर एग्जांपल रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, ई वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ 2022। इंडिया हैज़ ट्राइड टू टैकल दिस regulated industry and to the series law in 2011 and 16, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया। ओके, वे फॉरवर्ड में रिसाइकलिंग हमें करना चाहिए। पुअर ऑफ अ कंट्री एम्बिट लेस एंड जो उनको पे करना पड़ रहा है वो ज़्यादा करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023, लो एंड मिडिल इनकम कंट्री आर डिस्प्रोपोर्शनली इंपैक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो 48% ऑफ एमिजन आर फ्रॉम द टॉप 10 एमिटर, लेकिन इनका जो इसका बर्न्ट है वो आपको जो स्मॉलर कंट्री है उनको उठाना पड़ता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं वेल्थियस्ट इंडिविजुअल किस तरीके से। ठीक है, कॉम्बैटिंग पेरिस एग्रीमेंट, रिट्रीब्यूशन मेजर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन में हम कह सकते हैं द नीड फॉर द जस्ट ट्रांजिशन टू लो कार्बन रिफ्लेक्ट एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉजिंग द क्लाइमेट क्राइसिस एंड इवन कैपेसिटी टू एड्रेस इट। द 6 पिलर के अगर हम देखें तो नेचुरल क्लाइमेट, नेक्स्ट बजट पुश टू द मैंग्रोव, तो इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं मैंग्रोव के बारे में। यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन, जिसको हम मिस्टी के नाम से जानते हैं, दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मैंग्रोव आर द सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज फाउंड जो है आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन के अंदर ही पाया जाता है। द इम्पोर्टेंट रिफ्यूजी of coastal biodiversity and act as the bioshield against the extreme climate event. They are located in the intermediate zone between the land and the sea and they represent one of the best example of the ecotone. थ्रेट क्या है? डिफॉरेस्टेशन है, लैंड रिक्लेमेशन है एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन द कोस्टल एरिया, इट इज थ्रेट टू इट। और वाटर फिल्ट्रेशन का काम ये करते हैं, फिशरीज के लिए जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन है, लाइवलीहुड है, मतलब यहाँ से जो भी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं तो जो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वुड है जो हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूल पर्पज़ के लिए। कोस्टल प्रोडक्शन मैंग्रोव आर 5 टाइम मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन द ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विस टूरिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते मैंग्रोव इन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट 2022 बाय द ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस पुट द टोटल, मतलब जो आपका ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, पुट द टोटल मैंग्रोव कवर ऑफ द वर्ल्ड एट 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया हैज़ अबाउट 4,992 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। मैंग्रोव इन इंडिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 9 स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी विद वेस्ट बंगाल हैव द हाईएस्ट मैंग्रोव कवर। ठीक है, मिस्टी स्कीम के बारे में जानते हैं। मिस्टी विल बी इम्प्लीमेंटेड टू द कन्वर्जेंस बिटवीन द MGNREGA, that is महात्मा गांधी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन and compensatory affordable food management and planning authority. Organization has set involved in the mangrove plantation, said the initiative. 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, टाइटल्स नाम मेड पीपल रियलाइज दैट द मैंग्रोव कैन बी सर्व एज द रिलायबल सेफ्टी हेजेस अगेंस्ट कोस्टल कैलामिटी। हाउ डू मैंग्रोव सेफ्टी हेजेस, तो ये किस तरीके से काम करते हैं? तो मैंग्रोव जो है डू नॉट गेट अप्रूटेड जब स्टॉर्म्स या फिर टाइड्स आते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम दैट आर फाउंड अंडरग्राउंड। टर्की अर्थक्वेक माइंड ऑफ ट्रेजेडीज अवेटिंग इंडिया, मतलब ये कि इंडिया के लिए खतरा है किस तरीके से, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं।
Why India terrain prone to get earthquake? The political boundaries roughly follow the tectonic divides in the west, the north and the east. 2500 किलोमीटर लॉन्ग जो हिमालयन प्लेट बाउंड्री है नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ is the historical release of geological tension does not accomplish strain that built up. For instance, the central hillway has been historically defining in earthquake. New dams at the foothill of Himalaya, or the trend in annual losses from the disaster has been markedly upward, mainly due to increase in the एरियल एक्सटेंशन ऑफ द हैबिटेट इन वल्नरेबल एरिया. वे अहेड क्या हो सकता है, कम्प्रीहेंसिव स्टडी करने की ज़रूरत है. रिट्रोफैक्टिंग जो बिल्डिंग है वो लेकर आने की ज़रूरत है. अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मेथड को डेवलप करने की ज़रूरत है. मस्ट ओवरऑल टाउन एंड म्यूनसिपल प्लानिंग एंड अप्रोप्रिएट बिल्डिंग कोर्स होना चाहिए. डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल लैंड डोनेशन स्कीम. ट्रांसलेट डिटेल्ड साइंटिफिक नॉलेज. रियल टाइम हैंड डेटा शेयरिंग जो है ज़रूरी हो जाती है ऐसे केसेस के अंदर. टर्की एंड द जोशीमठ डिज़ास्टर मस्ट बी एन आई ओपनर फॉर इंडिया. और हमें अपनी जो डिज़ास्टर मिटिगेशन है उसको हमें बढ़ाने देना चाहिए. वट आर वॉइस डीप फेक, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. रिसेंटली सेवरल यूजर्स ऑफ द 11 लैब स्पीच सिंथेटिक एंड वॉइस क्लोनिंग सर्विस प्रोवाइडर मेड वॉइस डीप फेक ऑफ सेलिब्रिटीज लाइक इमा वैटसन and Joe Rogan and Ben Shapiro. Those deepfake audio made racist, abusive and violent comment without consent. Deepfake जो है recently several users have made derogatory comment by taking the voice of celebrities. But the voice deepfake refer to the use of the AI technology to manipulate audio recording in such a way that they generate speech that resemble the voice of a great person while actually being spoken by someone else. ठीक है, तो ये आपका वॉइस डीप फेक में आ जाएगा. टूल यूज फॉर द वेरियस डीप फेक, फॉर एग्जांपल ओपन एआई का यूज़ करते हैं हम. माई ओन वॉइस रिसेंबल डिस्क्रिफर. मिसयूज जो है इट कैन बी मिसयूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज इंक्लूडिंग द क्रिएटिंग फेक न्यूज़, ब्रॉडकास्ट, इम्प्रेशनेटिंग पब्लिक फिगर और क्रिएटिंग मेलिशियस ऑडियो मैसेज. Protection against voice deepfake for a program like Deep Traces using the antivirus and the spam filter. मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ द नीड ऑफ द और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने आप को जागरूक करने की. डीप फेक रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ द वॉइस डीप फेक डिसेप्शन. प्राइवेसी इन्वेजन होता है. डैमेज टू द रेपुटेशन, द क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ रेगुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी यूजिंग. अदर कंसर्न है केस ऑफ द फ्रॉड यूजर आइडेंटिफाइड दैट मॉर्गन नर्वली डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन द वेल नोन लेट चेफ एंथनी used voice cloning software to make bounded says word he never spoke. This sparked the criticism also. फोन स्कैम वगैरह हो जाते हैं. पोस्टिंग फेक वीडियोज इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू ब्लैकमेल द टारगेट. ओके, यूपीएससी में 2016 में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिए. ऑल गवर्नमेंट आर क्रोनी कैपिटल्स. लेट्स सी क्या है ये कंटेक्स्ट. ओके, क्रोनी कैपिटलिज्म पहली बात तो आपको मतलब ही पता होना चाहिए. द रीसेंट हिडनबर्ग रिपोर्ट ऑन द अडानी एंड द इंसान ऑफ बिजनेस पॉलिटिकल नेक्सेस जो है हाईलाइट होते हैं. इसी को क्रोनी कैपिटल का नाम दिया जाता है, जहाँ पे बिजनेस पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है एक दूसरे की मदद करते हैं और विदाउट द मतलब उनके पास इतनी योग्यता भी नहीं थी. इंडिया की बात करें तो रशिया में अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओलिगार्की वहाँ पे बन चुकी. यूएसए में 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था. चाइना में जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो ये दैट द पार्ट ऑफ द क्रोनी कैपिटलिज्म. रीजन फॉर द हाई क्रोनी कैपिटलिज्म इन इंडिया वीक गवर्नेंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है. एथिकल इशू जो निकल कर आता है क्रोनी कैपिटलिज्म से करप्शन है, इनइक्वालिटी, रिड्यूस कंपटीशन, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है. ओके, और सेफ गार्ड क्या है, जैसे उदय कोटा कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था क्रोनी कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए, हाँ रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी, स्टैंडिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अदर इशू रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी, इलेक्शन कैंपेन फाइनेंस रिफॉर्म एंड GMS पोर्टल जो लॉन्च किया गया है. गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड. एथिकल एंड द बिजनेस और द बिजनेस एथिक इट रेफर द कलेक्शन ऑफ द वैल्यूज एंड कंसेप्ट दैट गाइड्स बिजनेस शुड कंडक्ट देमसेल्फ इंगेज विद द स्टेक होल्डर. मतलब ये जो बिजनेस है वो जितने भी स्टेक होल्डर उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए. द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग न्यूमरस नेगेटिव इशूज सच एज वाइड स्प्रेड करप्शन, ग्रीड, वायलेंस, power of abuse, environment destruction. The root cause of these are the erosion of the moral ethics and the moral globalization. Technological development is the need of the hard business have enormous potential to contribute to the society but are also capable of causing harm through the exploitation, corruption and unethical practice. Some जो example unethical practice the corporate are
अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्रिएटिव टैक्स इवेजन, इनसाइड ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज़ फ्रॉड, फॉरेक्स स्कैम, ब्राइबरी, किकबैक्स फैसिलिटी। तो ये सारी की सारी जो है नेगेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। HRD की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन एज, जेंडर, रेस, रिलीजन के बेस पे जो हम डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करते हैं, तो ये भी। सेल्स एंड मार्केटिंग, एडिक्टिव, डिफेक्टिव एंड डेंजरस प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हाईजैकिंग कर लेते हैं हम, बायो पायरेसी, इन्फ्रिजमेंट ऑफ द बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड हाईजैकिंग ऑफ द ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक आयुर्वेद मेडिसिन, इंटरनेशनल ट्रेड में डंपिंग जैसे हो गया, चीपेस्ट डेस्टिनेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक एंड कल्चर इंपेरियलिज्म एंड जनरेट कॉर्पोरेट फिलोसफी। तो ये हमें नीड ही क्या है, कोर्स ऑफ एथिक्स होना चाहिए, एथिकल डिसीजन होना चाहिए, कल्टिवेट एन एथिकल इन्वायरमेंट, होल्ड एम्प्लॉय अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। केस स्टडी में टाटा ग्रुप प्रायोरिटाइज एथिक्स एंड इंटीग्रिटी और प्रॉफिट, हैज़ अर्न द रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर इन केस प्रॉफिटेबल एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट फॉर अ मोर सस्टेनेबल प्रोस्पेक्ट फॉर ऑल। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने प्री के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिखाए। और यहाँ पे प्री से रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख रहे हैं, इनको आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो